नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और टीएनसी एडवांस सीरीज के अंदर हम मोस्ट अवेटिंग सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है दोस्तों वो पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप नहीं पढ़ा रहे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा करवा दीजिए। तो मैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम लेके आया हूँ, पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से भी पहले। हमारी अब लगभग 3 क्लासेज हो चुकी हैं दोस्तों। आज हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हमारी 4th क्लास है। इन क्लासेस के अंदर हम एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिसऑर्डर हमने अभी तक पढ़ा है वो है मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। इसके अलावा हमने पेरिफेरल जो आर्टियल डिजीज उसके बारे में पढ़ा है, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस एंड डीप वेन जो थ्रोम्बोसिस उसके बारे में, और बाकी कुछ छोटी मोटी जितनी भी जो डिसऑर्डर्स हैं कुछ आए हैं साथ में, तो उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, जैसे कि हम कभी नहीं करते, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सही दिखे। यस, यहाँ तक सही है। ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑर्डर से थाई हाई एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग। पिछली क्लास में ही दोस्तों हमने इसके बारे में बात की थी कि कोई भी पर्सन है, जैसे कि कोई भी पर्सन है दोस्तों जिसको चांसेस हैं थ्रोम्बोफ्लेबिटिस या डीप वेन थ्रोम्बोसिस के, या वेरिकोज जो वेन्स होते हैं उसके अंदर भी ये पहनते हैं। तो वो जो स्टोकिंग होती है वो क्या काम करती हैं, देखो आपको इमेज दिखा देता हूँ पहले, बाद में हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो दीज आर द एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग्स। ये क्या काम करती हैं दोस्तों, जो हमारी मसल्स काम करती हैं वही काम ये करती हैं। एक्चुअली में जो आर्टरीज होती हैं उनको पंप करने के लिए तो आपके पास क्या अवेलेबल है, हार्ट अवेलेबल है। हार्ट पंप करता है ब्लड को, आगे की साइड जाता है, लेकिन वेन के पास ये जो सिस्टम है ये मसल्स करती हैं, स्केलेटल मसल्स करती हैं। तो ये वापस जो ब्लड है उसको कहाँ पहुंचाती हैं, हार्ट के पास पहुंचाती हैं। लेकिन ऐसे जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं दोस्तों जिनके अंदर जो वेन है वो वीक हो जाती हैं, उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती, तो जो ब्लड है वो वहां पे कलेक्ट हो जाता है, वो उसका थ्रोम्बोसिस हो जाता है, वेनस स्टेसिस हो जाता है। तो उसके लिए हम, या वेरिकोज वेन हो, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस हो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं दोस्तों, ये जो स्टोकिंग है ये है एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग। ठीक है, इसमें दो प्रकार की स्टोकिंग दिख रही है, एक जो नी है, नी वाली स्टोकिंग है, एक ये थाई वाली स्टोकिंग है। ठीक है, एक नी तक पहनी जा रही है, नीचे जस्ट नीचे तक, और दूसरी जो स्टोकिंग है दोस्तों वो आपकी थाई है। तो ये स्टोकिंग क्या काम करती है, ये थोड़ा सा कंप्रेशन करती है। तो कंप्रेशन के कारण क्या बनता है, प्रेशर बनता है, और प्रेशर के कारण जो ब्लड है वो वापस हार्ट तक क्या होता है, पहुंचता है। तो वेन की एक्चुअली में ये क्या कर रही है, हेल्प करती है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो क्लाइंट उसने थाई हाई एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग पहन रखी है। तो ये वाली जो ऊपर वाली जो स्टोकिंग आपको दिख रही है दोस्तों, दिस इज थाई हाई, मतलब ऊपर तक है, थाई के हाई तक, मतलब वहां तक है ये स्टोकिंग है। फॉर ए क्लाइंट ऑर्डर करता है, एक जो डॉक्टर है वो ऑर्डर कर रहा है क्लाइंट के लिए विद वेरिकोज वेन। उस क्लाइंट को क्या है दोस्तों, वेरिकोज वेन है, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द क्लाइंट्स थाइज आर हैवियर देन द लोअर लेग्स। अब इस क्लाइंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, इस क्लाइंट की जो थाई है ना वो ज्यादा हैवी है। ठीक है, थोड़ा सा ओबेज होगा, वजन वाला होगा, खाते पीते घर से होगा, तो ऐसा क्लाइंट है। एंड द स्टोकिंग्स फिट ऑन द लोअर लेग। और जो स्टोकिंग्स है दोस्तों वो लोअर लेग पे तो फिट हो जाती हैं, मतलब वो कहना चाह रहा है कि यहां तक तो क्या हो रही है, फिट हो रही है ये, लेकिन ये ऊपर तक फिट नहीं हो पा रही है। ठीक है, यहां पर उसकी जो थाई है वो थोड़ी क्या है, थाई थोड़ी हैवियर है, इसके कारण जो स्टोकिंग है उसको पहनने में से क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो उसने पहनना स्टार्ट किया तो यहां तक तो आराम से पहन लेती है, लेकिन यहां पर उसको पहनने में क्या आ रहा है, पेशेंट को दिक्कत आ रहा है। द क्लाइंट्स थाइज आर हैवियर देन द लोअर लेग एंड द स्टोकिंग्स फिट ऑन द लोअर लेग बट आर कोजिंग डिस्कंफर्ट एंड इंडेंटेशन। ठीक है, प्रेशर कोज कर रही है, और एक क्या कोज कर रही है, डिस्कंफर्ट कोज कर रही है, जब वो थाई तक पहनने की क्या करती है दोस्तों, कोशिश करती है। वोट शुड द नर्स डू। अब नर्स को क्या करना चाहिए बताओ, आपको डॉक्टर ने किसी पेशेंट को ये स्टोकिंग पहनने के लिए कह दिया, पेशेंट वो स्टोकिंग ले आया और वो पहनने की कोशिश कर रहा है, तो वो कह रहा है मैं लेग तक तो पहन लेता हूं, लेकिन उससे ऊपर पहनने की मैं कोशिश करता हूं या करती हूं तो मेरे को क्या होता है, डिस्कंफर्ट हो रहा है। तो नर्स को क्या करना चाहिए, वो इस क्वेश्चन में पूछा है। पहला क्या देखा, रिप्लेस द थाई हाई स्टोकिंग विद नी हाई स्टोकिंग। उसमें कह रहा है भाई एक काम करो, नहीं पहना जा रहा तो इसकी जगह आप ये वाली जो स्टोकिंग है वो यूज कर लो। ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड जो ऑप्शन वो क्या करे, लीव द एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग्स ऑफ टू प्रिवेंट टिश्यू डैमेज, मतलब मत पहनाओ। ठीक है भाई, पहनने की कोई जरूरत नहीं है, ये छोड़ दो इसको, एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग को, नहीं तो टिश्यू डैमेज हो जाएगा। हाँ, टिश्यू डैमेज होगा, कोई भी चीज कंप्रेस करेगी तो टिश्यू डैमेज होगा, तो ये उसको छोड़ने के लिए कह रहा है। थर्ड जो ऑप्शन है उसमें क्या कह रहा है दोस्तों, रोल द टॉप ऑफ द स्टोकिंग्स टू बिलो द नीज टू लिमिट पोप्लिटियल प्रेशर।
कि भाई एक काम करो, यहां से इसको रोल कर दो और रोल करके इसको यहां तक ही ले आओ, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कोई चीज बड़ी हो गई तो उसको वापस से रोल करके नीचे की तरफ लाना, तब यहां तक पहना लो, जितनी इसी स्टोकिंग को यूज कर लो और इसको क्या कर दो, नीचे की तरफ रोल कर दो और यहां तक इसको पहन लो। फोर्थ क्या दे रहा है, आस्क द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ एन इलास्टिक बैंडेज कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द स्टोकिंग। कि भाई आप एक काम करो, ये कुछ ही काम मत करो, आप डॉक्टर को कहो और डॉक्टर जो है दोस्तों इसकी जगह पे उसे पूछो कि क्या हम इलास्टिक बैंडेज जो है वो दोस्तों यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, पहली बात तो मैं इसी को समझाऊंगा, फिर मैं वेरिकोज वेन को समझाऊंगा। इसका जो यूज हम वेरिकोज वेन के अंदर भी करते हैं, वेरिकोज वेन के बाद में बात करेंगे, पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले वाले में कह रहे हैं कि रिप्लेस द थाई हाई स्टोकिंग विद नी हाई स्टोकिंग। जब जरूरत पेशेंट को थाई हाई स्टोकिंग की है, ठीक है, तो हम नी हाई स्टोकिंग कभी भी नहीं दे सकते। ये हम तभी दे सकते हैं जब हमें कौन ऑर्डर करेगा, एससीपी ऑर्डर करेगा। एससीपी ने कहा ही नहीं और आपने खुद की मर्जी से बदल दिया, तो आप खुद एक ऑर्डर दे रहे हो, मतलब कि आप ये जो काम है वो डॉक्टर का है और ये काम आप खुद कर रहे हो, तो दोस्तों ये चीज गलत है। सेकंड क्या कह रहा है, लीव द एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग्स ऑफ टू प्रिवेंट टिश्यू डैमेज। भाई आप अगर मान लो इसको पहनने का ऑर्डर दिया गया, तो ये सिंपल सी बात है कि आपको कोई मेडिकेशन देने के लिए कहा गया था और आपने वो मेडिकेशन नहीं दी, तो वो चीज भी क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। अगर पहनने के लिए कहा गया है तो हम भाई हमसे नहीं हो पा रहा मान लो काम, तो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कहेंगे कि भाई आप इसका बताओ क्या करें, लेकिन ऐसे नहीं है कि हम छोड़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पहनी जा रही तो उसको फेंक दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। थर्ड जो ऑप्शन वो क्या कर रहा है, रोल द टॉप ऑफ द स्टोकिंग्स टू बिलो द नीज टू लिमिट पोप्लिटल प्रेशर। ऐसा नहीं है, रोल करने के कारण डबल क्लॉथ आएगा, उससे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, पोप्लिटल जो स्पेस उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों होगा, आस्क द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ एन इलास्टिक बैंडेज कैन बी प्लेस इन द स्टोकिंग्स। जिन पेशेंट को अगर मान लो कि ये स्टोकिंग्स पहनने में दिक्कत आती है, जिनकी जो थाई है, हैवियर है, ओबेज क्लाइंट है, उनको इसकी जगह दोस्तों इलास्टिक बैंडेज भी दे सकते हैं। और इलास्टिक बैंडेज जो होती है वो भी सेम इसी की तरह क्या करती हैं, फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाने के बाद हम डॉक्टर को कहेंगे, हम डॉक्टर साहब को कहेंगे कि डॉक्टर साहब हम एक काम कर लेते हैं, क्या हम आप इलास्टिक बैंडेज ऑर्डर कर दो इसके लिए और इसकी जगह ये पहन लेगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं वेरिकोज वेन के बारे में, ठीक है। वेरिकोज वेन भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें वेरिकोज वेन आया है, तो हम जैसे कि सारे डिसऑर्डर ही पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ेंगे। ये तो सबने सुना हुआ होगा वेरिकोज वेन के बारे में। तो वेरिकोज वेन है क्या, कुछ नहीं है वेरिकोज वेन। देखो कोई भी पेशेंट है दोस्तों, इसकी आपको वेन दिख रही होंगी, देखो वेन डायलेटेड सी वेन दिख रही है, मुड़ी तुड़ी सी वेन दिख रही है, ठीक है। ऐसे ही इस पेशेंट की देखो, ये जो वेन है ये दिखाई दे रही होंगी आपको। तो ये सारी वेन कैसे दिखाई दे रही है दोस्तों, इन वेन के अंदर आपको क्या प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, तो इन सब के अंदर आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि ये जितनी भी जो पेशेंट की जो वेन है दोस्तों, ये सारी वेन क्या है, डायलेटेड है। डायलेटेड के लिए जो डेफिनेशन दी गई है वो ये माना गया है कि कम से कम जो डायलेटेड है वेरिकोज वेन को डिफाइन करने के लिए मोर देन 3 mm होना चाहिए। मोर देन 3 mm, 3 है ये, दिस इज 3, मोर देन 3 mm क्या होना चाहिए दोस्तों, डायलेशन होना चाहिए। इसके अलावा मुड़ी हुई है तो उनको क्या बोलेंगे हम, टोर्टुअस, टोर्टुअस, ठीक है, टोर्टुअस। तो कैसी होनी चाहिए, टोर्टुअस मतलब मुड़ी तुड़ी, ठीक है। और मेनली ये सबक्यूटेनियस वेन के अंदर होता है तो दिखाई दे जाती है ये, तो टोर्टुअस सबक्यूटेनियस वेन, टोर्टुअस सबक्यूटेनियस वेन के अंदर, ठीक है। तो मेनली एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ज्यादातर जो वेरिकोज जो वेन है ना वो कौन से सिस्टम के अंदर, कौन सी वेन के अंदर ज्यादा पाया जाता है, तो सेफिनियस वेन और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो भी ब्रांचेज हैं, उन सब के अंदर ये पाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा सेफिनियस वेन, या ऐसे लिखो मोस्ट जो कॉमनली किसके अंदर पाया जाता है, तो मोस्ट कॉमन फाउंड इन सेफिनियस वेन सिस्टम, वेन सिस्टम, सेफिनियस ANEOUS, ठीक है। सेफिनियस वेन जो सिस्टम है उसके अंदर मेनली पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, कोई भी वेन है डायलेट हो गई है, ठीक है, और ऐसे मुड़सी गई है, टोर्टुअस हो गई है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, वेरिकोज वेन। और मोर देन कितना होना चाहिए दोस्तों, ये 3 mm होना चाहिए, मोर देन 3 mm होना चाहिए। अगर ये मान लो कि 3 mm नहीं है तो इससे 3 mm से कम है और ऐसे ही कुछ वेन्स और पाई जाती हैं दोस्तों, इसे हम टेलेंजेक्टेसिस के नाम से जानते हैं, टेलेंजेक्टेसिस। तो थोड़ा सा आपको अंतर पता होना चाहिए कि भाई वेरिकोज वेन और जो टेलेंजेक्टेसिस है उसके अंदर क्या है। टेलेंजेक्टेसिस इज आल्सो नोन एज स्पाइडर वेन, सेम है, बस इसके अंदर जो वेन जो होती है ना दोस्तों वो थोड़ी सी क्या होती है, स्मॉल होती है, बस उसके तुलना में क्या होती है, थोड़ी सी स्मॉल डायलेट होती है, तो स्मॉल और ये विजिबल होने लग जाते हैं, तो स्मॉल विजिबल वेसल्स,
जो इनकी साइज होती है बहुत ही कम होती है, लगभग लेस देन 1 mm होती है, और ये पैर के ऊपर क्या होती है दिखाई देती है। इनका जो कलर होता है पर्पल, रेड, ब्लैक, ऐसा कलर दिखाई देगा जो कलर जो होता है इनका। तो टेलेंजेक्टेसिस वेरिकोज वेन से थोड़ा अलग है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कलर जो है इनका पर्पल होगा या रेड होगा, या फिर जैसे नीला नीला सा पड़ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं ब्लूइश ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक। देखो वो भी दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये ऐसी देखो थोड़ा सा रेड रेड सी दिखाई दे रही है, ये वाली वेन दिखाई दे रही होगी आपको, देखो छोटी छोटी बिल्कुल पतली पतली सी वेन। तो आप इनको वेरिकोज वेन मत कह देना कि ये वेरिकोज वेन है, बस ये अंतर बताना चाह रहा हूं। तो ये क्या है, टेलेंजेक्टेसिस है, ये दिस इज टेलेंजेक्टेसिस। तो दोनों के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए, भाई एक टेलेंजेक्टेसिस है और एक क्या है, वेरिकोज वेन है। वेरिकोज वेन के अंदर डायलेशन ज्यादा होता है, मोर देन 3 mm होता है, इनके अंदर डायलेशन क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। वेरिकोज वेन जो है दोस्तों उसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी, मतलब हमेशा से रहता है, जिसको प्राइमरी का मतलब हमेशा का मतलब यहां पर ये है कि भाई ये जो वेरिकोज जो वेन होती है ना, ये उन लोगों के अंदर पाई जाती है जिनका बचपन से ही क्या होता है कि कॉन्जेनाइटली ही वेन क्या है, वीकनेस है, मतलब जन्म के साथ ही उसकी जो वेन थी वो क्या थी, वीक थी, और वीक होने के कारण उस पेशेंट के अंदर क्या हुआ, वेरिकोज वेन डेवलप हुई। वेरिकोज वेन हमेशा जो वीक जो वेन होती है मेनली उनके अंदर क्या होती है दोस्तों, डेवलप होती है। सेकेंडरी जो होती है ना वो बाद में डेवलप होती है, किसी भी डिसऑर्डर के कारण डेवलप होती है। जैसे मान लो किसी भी क्लाइंट को लीवर फेलियर हो गया, इसोफेजियल वेरिसेज हो रहा है, हेमोरॉइड्स हो रहा है, ठीक है, या पहले उसको किसी प्रकार का थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म जो है वो डेवलप हो चुका है, वेनस थ्रोम्बस एम्बोलिज्म हो चुका है, तो वो किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी का। तो प्राइमरी का मतलब क्या होगा दोस्तों, कॉन्जेनाइटली वीक वेन होंगे इसके अंदर। तो प्राइमरी के अंदर जो वेन है ये होंगी ड्यू टू वेरिकोज वेन ड्यू टू कॉन्जेनाइटल वीकनेस, ड्यू टू कॉन्जेनाइटल वीकनेस ऑफ द वेन, वीकनेस ऑफ द वेन, ड्यू टू कॉन्जेनाइटल वीकनेस ऑफ द वेन। मेनली किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये मेनली फीमेल्स के अंदर पाई जाती है, मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स। वैसे इसके जो रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं, रिस्क फैक्टर के अंदर भी एक फीमेल आता है, ठीक है। सेकेंडरी मतलब किसी भी डिसऑर्डर के कारण डेवलप हो रही है, जैसे मान लो इसोफेजियल वेरिसेज में डेवलप हो जाती हैं, वेरिसेज, हेमोरॉइड्स, या कोई भी पेशेंट है दोस्तों जिसको पहले कभी भी प्रीवियसली वेनस थ्रोम्बोस एम्बोलिज्म हुआ है उसको, ठीक है। तो प्रीवियस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हुआ है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, तो उसके अंदर भी क्या रहते हैं, इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर देख लेते हैं हम। ज्यादातर इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखते हैं। रिस्क फैक्टर्स, एक तो मेरे जैसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं इनके चांसेस, जो ड्यूटी पे खड़े रहते हैं और यहां पर आकर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें हो गई। तो प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग हो और चाहे प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग जॉब हो, ऐसे लोगों के अंदर वेरिकोज वेन होने के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा होते हैं। तो ध्यान रखना, प्रोलॉन्ग्ड ब्लैक से लिख देता हूं थोड़ा सही लगेगा, स्टैंडिंग और सिटिंग जॉब, जिन लोगों के अंदर प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग और जो सिटिंग जो जॉब होता है उनके अंदर इसके रिस्क क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा होता है, ठीक है। कोई भी ऐसे डिसऑर्डर हो जिसके अंदर वेनस जो प्रेशर है दोस्तों वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उन वेनस प्रेशर, तो वेन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वेन क्या होंगी, डायलेट होंगी, टोटोस होंगी, बस सीधी सी बात है। तो वेनस प्रेशर अगर बढ़ जाता है ना दोस्तों, तो उसके कारण भी इसके चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। या वेन वीकनेस हो जाए बाद में, जन्म के साथ नहीं, अगर वीकनेस, हाँ प्राइमरी भी हो सकता है, कोजेस के अंदर तो दोनों ही आएंगे, तो वीकनेस प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, तो वीकनेस इन वेन, वीकनेस इन द वेन्स। आपको एक चीज और पता होगा दोस्तों, प्रेगनेंसी के अंदर भी है ना बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, हेमोरॉइड्स के होने के, वेरिकोज वेन होने के। तो प्रेगनेंसी भी इसका एक क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है। तो प्रेगनेंसी इज ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर फॉर दिस। इसके अलावा फीमेल्स, मैंने आपको वहां भी बताया था, तो फीमेल्स हैं। इसके अलावा वो फीमेल्स जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने वाले जो फीमेल है दोस्तों, उनके अंदर, एडवांस एज वाले लोगों के अंदर, ठीक है, ओबेसिटी वाले लोगों के अंदर, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं एज लिखा हुआ है, मेरा हाथ आ रहा है, जो ओबेसिटी है दोस्तों उसके अंदर भी क्या होता है, ज्यादा देखने को ये मिलता है। तो ये इसके कुछ क्या हो गए, रिस्क फैक्टर हो गए। तो याद हो जाए जो ठीक है, ज्यादा भी नहीं ना, तो एक दो तो याद कर लेना, जैसे एक तो प्रेगनेंसी, ओबेसिटी याद कर लेना, इंक्रीज्ड एज याद रख लेना, और ये याद रख लेना, क्योंकि कोई एक सिनेरियो दे सकता है कि भाई कोई भी पेशेंट है इतना है तो कौन सा इस पर रिस्क होगा, तो आप उसके अनुसार क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में दोस्तों सबसे पहले तो पेन ही होगा, तभी तो दिक्कत होगी। तो उसको हैवी हैवी सा क्या होगा, फील होता है,
ज्यादा देर तक खड़ा रहेगा तो दर्द होने लग जाएगा, ज्यादा देर तक बैठा रहेगा तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को हैवी पेन होता है, हैवी अच्छी फीलिंग मतलब पेन जैसी फीलिंग कब होती है? फिर जब वो प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग या सिटिंग में रहे, और जब रेस्ट करता है या फिर लेग को जब एलिवेटेड रखता है तब उसको क्या मिलता है? रेस्ट मिलता है। तो हैवी अच्छी फीलिंग आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग और स्टैंडिंग। या फिर जो पेन है वो उसका तरीका बताएगा। ठीक है, इसमें ये भी लिखना चाहो तो लिख लेना कि जो पेन है ना वो रिलीव हो जाता है, पेन रिलीव आफ्टर रेस्ट और लिम्ब एलिवेशन। लिम्ब एलिवेशन, देखो लिम्ब एलिवेशन से क्या फायदा होगा आपको पता है दोस्तों, वेनस जो सिस्टम है वो ऑपोजिट काम करता है। मतलब जो ब्लड है वो किसकी तरफ जा रहा है? हार्ट की तरफ जा रहा है। जब आप लिम्ब को एलिवेट करोगे तो ग्रेविटी का फायदा मिलेगा और उस ब्लड को वापस ले जाने में क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। तो उसके कारण उसके पेन में क्या मिलता है? रिलैक्सेशन मिलता है। अगर वो खड़ा रहता है या बैठा रहता है तो जो ब्लड है दोस्तों उसको ग्रेविटी का नुकसान होगा, जो ग्रेविटी नीचे की तरफ ले जा रही है और वेन को ब्लड कहां ले जा रहा है? ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो उसके कारण पेन क्या होगा? और इंक्रीज होगा। और लेकिन जब वो रेस्ट करेगा या लिम्ब को क्या करेगा? एलिवेट करेगा, तो उसके कारण उसको क्या करता है? पेन के अंदर क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है। कुछ पेशेंट इस पेन को डिस्क्राइब करते हैं कैसे? वो कहेगा कि ये जो पेन है ना, ये जैसे कुछ जल रहा हो, कुछ मतलब जलने का जो बर्निंग पेन है, या फिर कुछ चुभ रहा हो, या फिर जैसे क्रैम्प्स आ रहे हो ना, ऐसा पेन क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। तो हो सकता है वो लिख दे आपको कि कोई एक पेशेंट है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली बेड या कंटिन्यूअसली सिटिंग जॉब करता है वो, ठीक है, कंटिन्यूस सिटिंग जॉब करता है, वो आपको ये बता रहा है कि भाई उसको बर्निंग, टिंगलिंग या फिर क्रैम्प लाइक जो लेग सेंसेशन से वो क्या होते हैं? फील हो रहे हैं। और जब वो ज्यादा देर स्टैंडिंग में रहता है तो उसको क्या होता है? पेन। और जब रेस्ट करता है या लेग एलिवेशन करता है तब उसको रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपको समझना है कि भाई कौन सा डिसऑर्डर है, तो उस सिनेरियो को आपको समझ के इसको समझ सकते हो। तो जो पेन होगा दोस्तों वो कैसा होगा? बर्निंग, टिंगलिंग, बस 3 वर्ड याद रख लो, और क्रैम्प लाइक, क्रैम्प लाइक पेन होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो पेशेंट है उसकी जो पैर है वो थके रहेंगे क्योंकि वो बेचारा खड़ा होगा, दर्द होगा। तो उसके जो पैर उसको बोलते हैं टायर्ड लेग। क्या बोलते हैं उसको? हम टायर्ड लेग के नाम से जानते हैं कि उसको पैर थके थके से। अब जब पैर ही थके हुए हैं तो आदमी पूरा भी क्या कहलाएगा? फटीगी कहलाएगा। ठीक है, उससे बेचारे से खड़ा होगा, दिक्कत होगी, तो रेस्टलेस भी होगा। बहुत लोगों के अंदर है ये प्रॉब्लम दोस्त। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर नहीं हो गई हो। कई बार ऐसे लगने लग जाता है ना, पैरों में जब दर्द होने लग जाता है जब ड्यूटी करते हैं तो ऐसे लगता है कि भाई मुझे भी हो रही है। ठीक है, स्वेलिंग भी हो सकती है। स्वेलिंग भी क्या हो सकती है दोस्तों? इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। इसका एक सिंपल सा कॉम्प्लिकेशन पूछ लेते हैं कि भाई मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, तो ये ज्यादातर ऊपर की वेन के अंदर हो रहा है, सुपरफिशियल वेन में हो रहा है। तो इसके अंदर सुपरफिशियल जो वेन थ्रोम्बोसिस है वो देखने को मिल सकता है। तो सुपरफिशियल, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, आगे के जो ड्रग्स आएंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम 2 प्रकार की ड्रग्स आज पढ़ेंगे, जिसमें हम जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने वाली जो ड्रग है दोस्तों वो पढ़ेंगे, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, आज कुछ और डिस्कस करते हैं। तो सुपरफिशियल जो वेन जो थ्रोम्बोसिस है दोस्तों वो इसका क्या होता है? मोस्ट कॉमन क्या होता है दोस्तों? कॉम्प्लिकेशन होता है। इसके बाद में बस आप इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ज्यादातर ऊपर वाले जो वेन है, सुपरफिशियल जो वेन है दोस्तों, उनको आप अपीयरेंस से भी पहचान में आ जाएगा, किसी को देखने में क्या जाता है? पहचान में आ जाता है। और नहीं पहचान में आता तो हम उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं, बस उसका नाम याद रख लेना, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। डुप्लेक्स क्या करते हैं दोस्तों? अल्ट्रासाउंड करते हैं, बस एक चीज याद रख लो। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में पेशेंट को रेस्ट करने के लिए और लेग को एलिवेट करने के लिए, लेग या लिम्ब एलिवेशन की क्या देंगे दोस्तों? हम सलाह देंगे। ठीक है, रेस्ट की सलाह देंगे और जो लिम्ब एलिवेशन है उसकी सलाह देंगे। इसके अलावा जो अभी हमने बात की है इलास्टिक कंप्रेशन स्टोकिंग या एंटी एम्बोलिक स्ट्रोकिंग बोलते हैं, कंप्रेशन स्टोकिंग, या फिर लिखेगा एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग्स। ठीक है, कुछ भी लिख सकता है। तो इनका भी हम क्या करते हैं दोस्तों? इसके अंदर यूज करते हैं। कुछ इसके अंदर एक ड्रग याद रखना चाहो तो याद रख लेना। ठीक है, डियाजमीन एक ड्रग इसके अंदर यूज करते हैं, एक वैसो एक्टिव ड्रग है ये।
वेसल्स के अंदर सर्कुलेशन थोड़ा क्या कर देती है, ये इंक्रीज कर देती है। तो ये ड्रग इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। एक थेरेपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, उसका नाम ही इंपॉर्टेंट है कि भाई इसके ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, बस तो ये नाम जरूर याद रहना चाहिए कि इसके अंदर हम क्या देते हैं दोस्तों, स्क्लेरोथेरेपी देते हैं। स्क्लेरोथेरेपी के अंदर क्या करते हैं, स्क्लेरो मतलब हार्डनिंग होना, तो जो वेन है दोस्तों उसको हम कोलैप्स कर देते हैं ताकि बाकी की जो वेन है, जो हेल्दी जो वेन है वो सर्कुलेशन को पहुंचाएं और वो वेन खत्म हो जाए। जो टोर्टुअस वेन हो चुकी, वीक वेन हो चुकी, जो कमजोर वेन हो चुकी, जिसका कोई काम ही नहीं है, तो वो तो खत्म हो जाए तो ही ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो बाकी की जो वेन है वहां बन जाती है, नई वेन का फॉर्मेशन हो जाता है और वो क्या करवाती है दोस्तों, सर्कुलेशन करवाती है। तो स्क्लेरोथेरेपी में हम कुछ नहीं देते दोस्तों, इंजेक्शन देते हैं। दूसरा पेन से लिखता हूं, दिख नहीं रहा वो सही है। इसके अंदर हम क्या देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। किसका, क्या तो हम देंगे हाइपरटोनिक सेलाइन, हाइपरटोनिक सेलाइन का क्या लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। या फिर हम एक ड्रग यूज करते हैं इसके अंदर जिसका नाम है पोलीडोकैनोल, ठीक है, पोलीडोकैनोल ड्रग है, ठीक है, पोलीडोकैनोल। या फिर ग्लिसरीन का इंजेक्शन, कई जगह ग्लिसरीन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ग्लिसरीन। तो इनका क्या लगाया जाता है दोस्तों, इंजेक्शन लगाया जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि इंजेक्शन लगाने के कारण जो जो वेन है वो कोलैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है और नई वेन बनती है, जो हेल्दी वेन का फॉर्मेशन होता है। इसका ट्रीटमेंट ये देखिए, दिस इज द स्क्लेरोथेरेपी। यहाँ पर मान लो वेरिकोज वेन है, दो पेशेंट के अंदर बनी हुई है, ठीक है, ये नीचे तो स्पाइडर वेन लिख रखा है, ये वेरिकोज वेन है। इंजेक्शन यहाँ पर हमने लगाया, ठीक है, कुछ समय के बाद ये जो वेन है ये कॉन्स्ट्रिक्टेड वेन हो गई और यहाँ से जब कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गई, खत्म ही हो गई, तो वो वेन क्या हो जाती है दोस्तों, डिसअपियर हो जाती है। सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा इतना डिटेल में इसको मत लेना, नहीं तो फायदा नहीं हो पाएगा आपको। एक चीज और ध्यान रखना कि स्क्लेरोथेरेपी के बाद भी पेशेंट को हम जो एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग है, एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग्स, ठीक है, आप लिख लेना इसको ना, एंटी एम्बोलिज्म जो स्टोकिंग है दोस्तों उसको पहनने की क्या देते हैं, हम सलाह देते हैं। आजकल कुछ नए ट्रीटमेंट भी आ गए हैं इसके अंदर, जैसे कि हम लेजर थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं, लेजर थेरेपी का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। सर्जरी ज्यादातर प्रेफर नहीं की जाती, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा हो जाए, पेशेंट को पेन है, वो रिलीव नहीं मिले और वो सर्जरी करवाना चाहे, तो जो वेन है उसको हम बांध देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, तो उसका सर्कुलेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। या फिर जो वेन काम नहीं कर रही है, हमें लग रहा है कि बकवास हो गई है, ये वेन ब्लड सर्कुलेशन कोई हेल्प नहीं कर रही है, तो उसको हम क्या कर देते हैं दोस्तों, रिमूव कर देते हैं। तो हम लाइगेशन कर देते हैं, हम वेन को क्या कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं। तो लाइगेशन ऑफ द वेन एंड रिमूवल ऑफ इनकॉम्पिटेंट वेन, जो वेन कोई काम की नहीं है, ठीक है, रिमूवल ऑफ इनकॉम्पिटेंट वेन को हम क्या कर देते हैं दोस्तों, रिमूव कर देते हैं। इनकॉम्पिटेंट वेन को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। इस क्वेश्चन को तो हमने पढ़ ही लिया था, तो अब और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसमें लिख लो कि अगर लिखो अगर किसी पेशेंट में थाई मतलब हाई थाई मान लो, या थाई का मतलब ऊंची ना, थाई एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग पहनने से, जल्दी लिखा देता हूं मैं थोड़ा सा, आप मेरी बात सुनना, ठीक है, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आए तो आप सुनकर लिख सकते हो। पहनने से डिस्कम्फर्ट होता है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से इलास्टिक बैंडेज को ऑर्डर करने की रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेस्क्राइब भी लिख सकते हो कि रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस लेते हैं, ठीक है। जिस बच्चे को ऐसा लगेगा सर मैं तो नहीं करूंगा रिक्वेस्ट, तो एडवाइस लिख लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, आपने ये स्टोकिंग के मुझे पता है, लेकिन आप खुद पढ़ोगे तो आपको और भी ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा समझ लो, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे आज की क्लास के, हमारे पूरे जितने भी क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब What should the nurse teach a client who is taking antihypertensive to do to minimize orthostatic hypotension? किसी भी पेशेंट के अंदर दोस्तों, कोई भी पेशेंट है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस ले रहा है, ऐसी मेडिकेशंस जो बीपी को क्या करती हैं दोस्तों, कम करती हैं, क्या कहलाती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस कहलाती हैं। तो उसके कारण हम चाहते हैं कि उस पेशेंट के अंदर जो ऑर्थोस्टेटिक जो हाइपोटेंशन है वो नहीं हो। तो क्या ये क्वेश्चन ऐसे की ऐसे बीएचयू के अंदर आया हुआ है, सेम ऑप्शन भी सेम थे, कोई ऑप्शन भी नहीं बदले, बस एक को बी कर दिया, बी को सी कर दिया, सी को डी कर दिया, ऐसे चेंज कर दिया था और बाकी कोई चेंज नहीं किया। तो
इस क्वेश्चन में ये पूछा है भाई, हम मान लो कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उस पेशेंट को क्या हो रहा है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के चांसेस होते हैं, तो उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ऑर्थोस्टैटिक जो हाइपोटेंशन है वो होता क्या है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक्चुअली में सोचो, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या होता है कि एक नॉर्मल पर्सन जब एक नॉर्मल पर्सन दोस्तों सोता रहता है, ठीक है, लेटा रहता है, ऐसे सर हमें नॉर्मल पर्सन हम सोते रहते हैं, वो वाले नॉर्मल पर्सन नहीं। अब ये पर्सन दोस्तों एकदम से क्या होता है, खड़ा होता है ना, तो इसकी जो वेन है ना वो क्या है, कॉम्पिटेंट है। अब एक्चुअली में क्या होगा दोस्तों, मान लो कि वेन कॉम्पिटेंट है तो क्या काम करती है भाई, जो सर्कुलेशन है उसको बढ़ा देती है, जो लोअर लेग का सर्कुलेशन उसको इंक्रीज करती है और बीपी को नॉर्मल लाने की क्या करती है, कोशिश करती है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब वेनस रिटर्न कम होना चाहिए ना भाई, एकदम से आप खड़े हो रहे तो ग्रेविटी नहीं मिल रही, तो पैरों का जो ब्लड है ना वो ऊपर कैसे जाएगा भाई, वेन जो ब्लड को वापस हार्ट तक पहुंचाती है तो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन नॉर्मल पर्सन के अंदर वेन क्या रहती है, कॉम्पिटेंट रहती है, हेल्दी वेन रहती है, तो वो फिर वो प्रेशर लगाकर वेन क्या काम करती है कि ब्लड को पहुंचा देती है हार्ट तक, तो उसे बीपी गिरता नहीं है, तो उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन नहीं होता। लेकिन कुछ पेशेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों कि, या फिर ऐसे मान लो कि एक तो ये सिस्टम काम करता है वेन वाला सिस्टम, और एक हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं रिसेप्टर्स, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, बैरो रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। तो ये बैरो रिसेप्टर्स कुछ अमाउंट में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं और वापस बीपी को क्या कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, मतलब बीपी को गिरने नहीं देते। लेकिन कुछ पेशेंटों के अंदर जिनके अंदर वेन कॉम्पिटेंट नहीं है या बैरो रिसेप्टर सही से काम नहीं कर रहे, तो वो क्या होते हैं दोस्तों कि जब वो लेटे रहते हैं और लेटने से जब वो खड़े होते हैं, तो खड़े होते ही उनका जो बीपी है ना वो क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, बीपी गिर जाता है। कारण क्या है, कारण मान लो वेन काम नहीं कर रही तो दोस्तों जो ब्लड है वो गया हुआ है पैरों तक, ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में सुनो, पैरों तक ब्लड गया हुआ है। अब उस ब्लड को वापस कहां पहुंचना है, हार्ट के पास। अब वो ब्लड की अमाउंट जो है दोस्तों वो इतनी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वेन जो है इतना जो प्रेशर है वो क्रिएट नहीं कर पा रही कि भाई खड़े हुए पोजीशन के अंदर वो जो ब्लड को नीचे से ऊपर पहुंचा दे, क्योंकि उसको दिक्कत हो रही है ग्रेविटी से, जो ग्रेविटी वो नीचे की तरफ खींचती है। तो उस कंडीशन के अंदर ऐसे पेशेंटों के अंदर बीपी क्या हो जाता है दोस्तों, फॉल हो जाता है। तो लेटे हुए पेशेंट जब एकदम से खड़े होते हैं ना, तो इनका बीपी गिरना क्या कहलाता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहलाता है। अगर कोई भी पेशेंट है वो लाइंग कंडीशन में है और सीधा ही क्या हो जाए, खड़ा हो जाए, तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। देखो एक इमेज लेके आया हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है आप लोगों को। जैसे कोई भी पेशेंट है इमोबिलाइजेशन में है या बेड रेस्ट में है, ठीक है, तो एक्चुअली में नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या है, हेल्थी जो स्केलेटल मसल पंप, मैंने कहा खुद का तो कोई बेचारे के पास पंप है नहीं, आर्टरी को तो पंप दे रखा है, उनके पास तो हार्ट है, वो पंप करके आगे पहुंचा देता है। अब इनके पास तो स्केलेटल जो मसल्स है वही पंप करवाती है, तो ब्लड क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। प्री लोड का मतलब जो हार्ट के पास वापस ब्लड पहुंच गया, ठीक है, बैक वेन से पहुंच गया, तो वो इंक्रीज हो जाएगा, तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसे पर्सन जिनके जो नॉर्मल नहीं है, उनमें क्या होगा दोस्तों कि जो ब्लड है वो वापस से रिटर्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो वेनस जो सिस्टम वो सही से काम नहीं कर पा रहा, तो जो ब्लड की जो अमाउंट है दोस्तों वो क्या रहती है, कम रहती है। और ब्लड की अमाउंट क्या बनाती है, ब्लड प्रेशर। तो ऐसे पेशेंटों के अंदर जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब वो खड़े होते हैं ना, तब उनको क्या आने लग जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, गिर जाते हैं, डिजीनेस हो जाता है। तो दिस इज नोन एज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये क्या कहलाता है दोस्तों, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहलाता है, ठीक है। अब ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लिए क्या सलाह दी जाती है पेशेंट को, बहुत अच्छा आंसर है, बस इसी को याद रखना है। पेशेंट को हमेशा हम ये कहेंगे, आप हॉस्पिटल में काम करते हो ना, सब कई बार आपको देखने को मिलेगा कि पेशेंट कहेगा कि मेरे खड़े होते एकदम से चक्कर आने लग गए, तो हो सकता है कि उस पेशेंट को भी क्या हुआ हो दोस्तों, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हुआ हो। उस पेशेंट को हम क्या सलाह देंगे, उस पेशेंट को हम ये सलाह देंगे कि भाई आप कभी भी आपको डायरेक्ट खड़ा नहीं होना है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी के बैरो रिसेप्टर्स हैं या आपकी जो वेन है ना, वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि बीपी को नॉर्मल लेके आ जाएं। तो आपको क्या करना है भाई, हमें ये कहना है पेशेंट को कि आपको थोड़ी देर बैठना है, आपको थोड़ी देर क्या करना है, बैठना है, ताकि जो बॉडी है दोस्तों उसको क्या मिल सके, टाइम मिल सके, बॉडी को थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ठीक है, टाइम मिलेगा, वेनस रिटर्न वापस पहुंचेगा, ठीक है, फिर पेशेंट को खड़ा होना है। तो एकदम से लेटने से खड़े होने से अच्छा है उसको पहले आप कहोगे भाई आप लेटे हुए हो, फिर आप क्या काम करो, बेड के एज के ऊपर, जैसे बेड है इसका जो ये यहां पर है, उसको कहो यहां थोड़ी देर आप क्या करो, बैठो, ठीक है। कम से कम खड़े होने से 5 मिनट तक उसको बैठने की हम क्या देते हैं दोस्तों, सलाह देते हैं। ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है भाई, आपको अगर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को रोकना है तो ये सबसे अच्छा क्या होता है, मेथड होता है। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों क्या दे रखा है कि वियर द सपोर्ट होज कंटिन्यूअसली, कि आप क्या करो भाई, वियर होज जो है जैसे एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग है, इनको कंटिन्यूअसली पहनो। भाई ये गलत है, ये आप कहोगे सर कैसे, देखो इसका फायदा भी है, लेकिन एक वर्ड इसमें गलत लिख दिया। आप कहोगे सर आपने अभी तो कहा था कि एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग है, कंप्रेशन करती है। हाँ भाई कंप्रेशन करती है, कंप्रेशन करेंगे तो क्या होगा, वेनस रिटर्न बढ़ेगा। हाँ भाई बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है। अगर सिर्फ ये इतना लिखता कि वियर द सपोर्ट होज, मैं इसको सही मानता, लेकिन इस बंदे ने एक वर्ड गलत लिख दिया, कंटिन्यूअसली।
कंटिन्यूअसली मतलब लगातार, उसको निकालना ही नहीं है, पहने रहना है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों ऐसा नहीं करते। जब आप सुबह मॉर्निंग में बेड से उठो तब इसको पहनो, जब आप बेड पर जा रहे हो तो इसको वापस से निकाल दो। तो कंटिन्यूअसली वर्ड जो है गलत है, इसके कारण ये हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड क्या दे रखा है, लाई डाउन फॉर 30 मिनट्स आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन, कि भाई मेडिकेशन लेने के बाद 30 मिनट तक लेटे रहना, तो वो रीजन है ही नहीं। रीजन लेटे रहोगे तो वही बात है, लेटे रहकर भी खड़े होगे तो बीपी तो तभी भी गिरेगा। तो ऐसे तो है नहीं कि आप सिर्फ लेटे रहे और उससे बीपी आपका हो जाएगा, क्योंकि बीपी तो ऑर्थोस्टैटिक है ही क्या, लेटे रहने के बाद खड़े होने के कारण आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्ड के तरीके अवॉइड टास्क दैट रिक्वायर्स हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसे काम मत करो जिसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो। भाई ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन एनर्जी से कुछ लेना देना था क्या उस बंदे का? ऐसे तो है नहीं कि भाई वो लेटा हुआ था और खड़े होते उसके हाथ में आपने 20-20 किलो के 25-25 किलो के डंबल्स दे दिए कि भाई फिर वो उसको चक्कर आके गिर गया। नहीं, वो तो बिल्कुल सिंपल कोई काम नहीं कर रहा था, बस लेटा था और खड़ा हुआ और बीपी फॉल हुआ और गिर गया। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो बॉडी को क्या मिल जाता है, थोड़ा सा इसमें चांस मिल जाता है कि एडजस्ट करने के लिए, तो यही इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएचयू के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कैसे एक बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इसको लिख लो, इस वाले को लिखा दिया था मैंने, हाँ इससे पहले वाले को तो लिखा दिया। लिखो लिखो, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को एज ऑफ बेड पर 5 मिनट तक बैठने की सलाह दी जाती है, सलाह दी जाती है ब्रेक में, खड़े होने से पहले, अब अच्छे क्वेश्चन है आज के, है ना। कुछ बार ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं दोस्तों, मैं खुद भी इंटरेस्टिंग नहीं बना पाता भाई उनको, क्या करूं। अब एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग है, उसमें क्या सिखाऊं आपको, ये सिखाऊं कि भाई कपड़ा बढ़िया लाओ, डिजाइनदार लाओ, इस कलर का लाओ, अच्छा लगेगा, तो ये चीजें तो हम सिखा नहीं सकते ना, तो इसमें तो कोई फायदा है नहीं, तो वो बोरिंग हो जाता है। जहां पर अच्छे टॉपिक आएंगे वहां पर मैं क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्लाइंट बीइंग ट्रीटेड फॉर हाइपरटेंशन, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको हम हाइपरटेंशन से क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। आप क्लास नंबर 84 जाकर जरूर देखना, उसमें मैंने एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिकेशन है उनको बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, पूरा टाइम लेकर। क्लास नंबर 84 एडवांस सीरीज के भी लिख लो, जिसको अच्छे से पढ़नी है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। एक क्लाइंट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर हाइपरटेंशन, एक पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ट्रीट कर रहे हैं। उसको क्या हो रहा है, हैविंग परसिस्टेंट हैकिंग कप, उसको ड्राई कप हो रहा है, वो भी कैसे हो रहा है, परसिस्टेंटली हो रहा है। What class of antihypertensive should the nurse identify as a possible cause of this response when receiving a list of this client medication? भाई उस क्लाइंट के अंदर आपको यह बताना है कि जब उसने आपको मेडिकेशन देखी तो कौन सी जो ड्रग है वो लेने के कारण इस पेशेंट को ये कफ वाली प्रॉब्लम हो सकती है। 4 ड्रग दे रखी है, एसी इनहिबिटर के कारण हो सकती है, थायजाइड डायूरेटिक के कारण हो सकती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के कारण हो सकती है, या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के कारण हो सकती हैं। 4 ऐसी ड्रग्स दे रखी हैं जिसमें से आपको बताना है कि कौन सी ड्रग है जिसका जो साइड इफेक्ट है दोस्तों वो क्या होता है, आपका कफ होता है। बस सीधी सी बात, सिंपल भाषा में बात करो तो कफ होता है, ये आपको बताना है। चलो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं पहली ड्रग से। पहली जो ड्रग है दोस्तों वो क्या है, ACE इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर्स। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन जो सिस्टम है दोस्तों उसको इनहिबिट करने का क्या करती है, ये काम करती है। सिंपल से वर्ड में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है ये। तो कौन से एंजाइम के ऊपर काम करती है दोस्तों, ये AC एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम है उसको रोकने का क्या करती है, ये काम करती है। सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है इसको इनहिबिट करने से पहले कि भाई एंजियोटेंसिन जो एंजाइम है वो काम कैसे करता है। कन्वर्टिंग जो एंजाइम, देखो बहुत अच्छे से इस इमेज को देखो, समझ में आएगा। लीवर जो है दोस्तों वो सीक्रेट करता है एंजियोटेंसिनोजन। क्वेश्चन सीधे बनेंगे, पहला क्वेश्चन बनेगा कि लीवर कौन सा सीक्रेट करता है, एंजियोटेंसिनोजन सीक्रेट करता है या रेनिन सीक्रेट करता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये वाला जो दे रखा है इसमें एंजियोटेंसिन क्या सीक्रेट करता है। अब देखो लीवर ने सीक्रेट किया क्या, एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिन जो नोजन है दोस्तों ये कन्वर्ट होता है किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। किसमें कन्वर्ट होता है, यहां पर 2 ड्रग हमारी हो जाएंगी, ठीक है। एक ARB हो जाएगी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जो ब्लॉकर्स हैं वो ड्रग पड़ेंगे, एक एंजियोटेंसिन जो कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है वो ड्रग पड़ेंगे। 2 प्रकार की ड्रग हमारी इस इमेज से हो जाएंगी। देखो कैसे लीवर ने सीक्रेट किया क्या, एंजियोटेंसिनोजन। जिसको दिख नहीं रहा वैसे सुन लो,
ठीक है, जब मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं यहां, अभी फिर एक एक करके लेके आएंगे। लीवर ने सीक्रेट किया एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन जो है दोस्तों किडनी सीक्रेट करती है रेनिन, और रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देती है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। ध्यान रखना सेकंड नहीं बोल रहा हूं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट है दोस्तों ये कन्वर्ट होता है किसमें, एंजियोटेंसिन सेकंड में। किसके द्वारा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन बन गया कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम है वो कहां से सीक्रेट होता है। रेनिन का तो चलो सबको पता होता है, लेकिन इन दोनों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि एंजियोटेंसिनोजन जो है वो लीवर से होता है, और जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम है, ठीक है, वो किससे होता है दोस्तों, आपका लंग से होता है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम है दोस्तों, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एंजियोटेंसिन जो सेकंड है ना, ये कई काम करता है, ठीक है। इस इमेज में दो दे रखे हैं, ये तीन काम करता है। एक काम तो क्या कर रहा है दोस्तों, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या काम कर रहा है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है। आपको पता है दोस्तों कोई भी जो वेसल है उसका जितना कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उतना बीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण भी बीपी क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। दूसरा ये किस पे काम करती है दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड पे ऊपर काम करती है। एड्रिनल जो ग्लैंड है उसमें आप जानते हो कि एड्रिनल जो कोर्टेक्स है उसके अंदर जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट करती है वो, और वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एक एग्जांपल है आपका एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर करवाता है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर जब कभी भी होता है तो सोडियम और वाटर दोनों बढ़ रहे हैं बॉडी के अंदर, तो उसके कारण भी वाटर के बढ़ने के कारण, सोडियम के बढ़ने के कारण भी बीपी क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। तीसरी चीज क्या काम करती है दोस्तों, ये एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है ना उसके लेवल को भी स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब एंटी डायूरेटिक एक ऐसा हार्मोन जो डायूरेसिस नहीं होने दे रहा है। अब जब डायूरेसिस नहीं होगा, जब डायूरेसिस नहीं होगा दोस्तों, तो इसका मतलब भाई यूरिन बाहर नहीं जाएगा। यूरिन बाहर नहीं जाएगा तो यूरिन किसको बाहर लेके जाता है, वाटर को। वाटर बाहर नहीं जाएगा तो वाटर का क्या होगा, रिटेंशन होगा। सोडियम मत बोलना, एडीएच कभी भी बोलो, सोडियम मत बोलना। एल्डोस्टेरोन कभी भी बोलो, सोडियम एंड वाटर दोनों बोलना। एडीएच जब बढ़ेगा तो उस कंडीशन के अंदर ये किसको इंक्रीज करेगा दोस्तों, वाटर को इंक्रीज करेगा, और इस कारण भी क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा। कुल मिला के ये पूरा जो मैकेनिज्म है दोस्तों, ये क्या काम कर रहा है, जब भी इंक्रीज हो रही है ये चीजें तो ये बीपी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन हमें ड्रग यूज करनी है एंजियोटेंसिन, हमें ड्रग यूज करनी है एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। मतलब ऐसी ड्रग यूज करनी है कि हमें बीपी को क्या करे, वो कम करे। तो कम करने के लिए इस मैकेनिज्म को हम पूरी को क्या करेंगे दोस्तों, रोकेंगे। तो पहला हम एक काम यहां पर कर सकते हैं कि ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम है, इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को हम क्या कर दे दोस्तों, इनहिबिट कर दें। अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या हो गया, इनहिबिट हो गया, तो एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट है वो किस में कन्वर्ट नहीं होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, एडीएच नहीं बढ़ेगा, और एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन नहीं होगा। तीनों ही कंडीशन बीपी को इंक्रीज कर रही थी, बीपी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम एसी को इनहिबिट करके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करके हम बीपी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों, हम डायरेक्टली इस एंजियोटेंसिन जो सेकंड है इसके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। ये बन गया, बन जाने दो, ये बन गया तो बन जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके एक्शन को क्या कर देते हैं, हम इनहिबिट कर देते हैं। कोई भी इसको काम करने के लिए क्या चाहिएगा, रिसेप्टर्स चाहिएगा। कोई भी केमिकल काम करने रिसेप्टर चाहिए। अब जब इसको रिसेप्टर चाहिएंगे दोस्तों, तो उन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो। तो उनको किस नाम से जानेंगे हम, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो दूसरी जो ड्रग होगी दोस्तों वो कौन सी होगी आपकी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स। दो प्रकार की ड्रग आ गई, एक आ गई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, और एक हो गई एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ध्यान रखना एंजियोटेंसिन सेकंड पे काम करता है, फर्स्ट मत लिख देना, ठीक है। और दूसरा एसी इनहिबिटर किस पे काम करता है, लंग्स के द्वारा सीक्रेट होने वाले एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पे, जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर क्या करता है दोस्तों, चेंज करता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम इन ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं और इनके जो साइड इफेक्ट है उनको भी देखते हैं। तो एसी इनहिबिटर को याद करना, सबसे पहले तो आपको एसी इनहिबिटर को क्या करना है दोस्तों, याद करना है। याद करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। A4 है अप्रैल, भाई कौन सा महीना आता है, A4 अप्रैल, तो आप याद रख लो APRIL। मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो ड्रग्स हैं उनके लास्ट में क्या आता है दोस्तों, प्रिल आता है। क्या आता है, प्रिल आता है। प्रिल आता है तो एग्जांपल के रूप में लिख लो कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल, रेमीप्रिल, रेमीप्रिल, और एक आता है आपका इनालाप्रिल। इनाला, कौन सा नाला, ई नाला, ये वाला नाला, ई नाला प्रिल। तो कैप्टोप्रिल, रेमीप्रिल, और एक आपका आ गया दोस्तों इनालाप्रिल। ये तीनों ड्रग क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या काम कर रहा है उस सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। इनके जो एग्जांपल्स है दोस्तों वो भी हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब हमें मेन काम इसका एक पढ़ना है, हमें साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट देखो यहीं से पढ़ते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है दोस्तों, एल्डोस्टेरोन
सोडियम का रिटेंशन और पोटेशियम का क्या करवाता है दोस्तों, एक्सक्रिएशन करवाता है। कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मान लो आप तो एल्डोस्टेरोन को बनने नहीं दे रहे हो, बनने नहीं दोगे तो जो पोटेशियम है दोस्तों वो बॉडी से बाहर जा पाएगा क्या, क्योंकि आपने तो यहां पर रोक दिया ना, इस एसी से इसको रोक दिया भाई, एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बना, एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बना तो इसने एल्डोस्टेरोन को नहीं बढ़ाया। तो इस कारण से क्या होगा दोस्तों, ये पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं करेगा। और भाई पोटेशियम को एक्सक्रीट अगर इसने नहीं किया, अगर पोटेशियम को इसके एक्सक्रीट नहीं किया तो पोटेशियम का लेवल क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बोलो बोलो, बढ़ेगा। तो इसका जो साइड इफेक्ट जो है दोस्तों वो क्या आएगा, पोटेशियम बढ़ेगा। पोटेशियम बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, हाइपर कैलेमिया होगा। क्या होगा दोस्तों, हाइपर कैलेमिया होगा। क्वेश्चन है आज का, हाइपर कैलेमिया के अंदर क्या ईसीजी चेंजेस होंगे, बार बार पूछता हूं मैं आपसे, बार बार बताओ, ठीक है। हाइपर कैलेमिया के अंदर क्या ईसीजी चेंजेस होंगे, दूसरा इसका ट्रीटमेंट बताना है। हाइपर कैलेमिया का क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होते हैं हाइपर कैलेमिया के, वो आपको मुझे बताने हैं, ठीक है। दूसरा एक साइड इफेक्ट और होता है दोस्तों एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। एसी इनहिबिटर है ना, एक्चुअली में एक केमिकल के लेवल को बढ़ाती है जो है ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनिन को बढ़ाती है। ये ब्रेडिकाइनिन जो है ना दोस्तों, ये क्या काम करता है, जो कफ जो रिफ्लेक्स है उसके प्रति हमारी बॉडी क्या करती है दोस्तों, हमारी बॉडी में थोड़ा भी कोई अंतर आता है हम क्या करते हैं, कफ करते हैं। तो उस कफ रिफ्लेक्स की क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है। अब देखोगे कुछ लोगों को थोड़ी सी भी एलर्जी होती है, क्या होने लग जाती है, कफ होने लग जाती है। कुछ लोगों को बहुत सारे धुएं में भी रहते हैं, मिट्टी में भी रहते हैं, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या है, कफ रिफ्लेक्स है। किसी का कफ रिफ्लेक्स कैसा होता है, किसी का अलग होता है, ठीक है। जिसका सेंसिटिव ज्यादा होगा उसको ज्यादा कफिंग होगी, जिसका कम सेंसिटिव होगा उसको कफिंग कम होगी। तो ब्रेडिकाइनिन जो है ना दोस्तों, ये क्या काम कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है कफ सेंसिटिविटी को, क्या कर देता है दोस्तों, ये इंक्रीज कर देता है। तो इंक्रीज द कफ सेंसिटिविटी, कफ सेंसिटिविटी। अब कफ जो रिफ्लेक्स सेंसिटिविटी लिख लो या कफ सेंसिटिविटी लिख लो, ये बढ़ेगी तो उस पर्सन के अंदर दोस्तों ड्राई कफ देखने को मिलता है, क्योंकि म्यूकस तो बना हुआ नहीं है ना, ये तो सिर्फ कफिंग करवाएगा। तो उस पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलता है, ड्राई कफ देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर अच्छे से याद रख लेना कि कौन सी ऐसी ड्रग होती है दोस्तों जो कि क्या काम करवाती है, आपका ड्राई कफ करवाती है। तो कौन सी ड्रग ड्राई कफ करवाती है दोस्तों, ये ड्रग ही क्या करवाती है, आपकी ड्राई कफ करवाती है। सेकंड जो ड्रग है उनके एग्जांपल्स भी लिखना जरूरी है। सेकंड जो ड्रग्स है दोस्तों आपकी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, चलो इधर ही लिख देता हूं। सेकंड ड्रग है आपकी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकंड को क्या कर देती हैं, ये ब्लॉक कर देती हैं। एंजियोटेंसिन सेकंड को ब्लॉक करेंगे तो वो सारे जो फंक्शन है दोस्तों वो ब्लॉक होंगे। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो रहा, एल्डोस्टेरोन वाला, एडीएस वाला। तो इसके अंदर भी क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया तो देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि एल्डोस्टेरोन के ऊपर तो ये भी काम करेगा, तो एक इसका साइड इफेक्ट भी हाइपरकैलेमिया तो रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल जरूर याद रखना, ठीक है। एक ऐसी ड्रग जो हर आदमी हॉस्पिटल के अंदर अगर काम करता है तो उसको ये इस ड्रग का पता होता है, टेलमा 40 के नाम से आती है, टेलमिसार्टन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, साल्ट होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो इसको नहीं जानता होगा, अगर वो हॉस्पिटल में काम करता है तो। और फिर वो नहीं करता तो भाई काम करना स्टार्ट करो, मतलब हॉस्पिटल में काम नहीं, जो हॉस्पिटल में काम करता है फिर नहीं जानता तो मतलब कि वो सैलरी ले रहा है फ्री की, वो वहां पे नहीं देखता कुछ भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। एक याद रख लेना, लोजार्टन, ठीक है। बस ये ड्रग आप इसमें याद रख लो, 3 ड्रग याद रख लो आप तो, टेलमिसार्टन, वालसार्टन और लोसार्टन, ठीक है। तो सार्टन याद रखना, 10 याद रख लो, ज्यादा ही नहीं याद हो तो क्या करूं, और ज्यादा कम करोगे तो 10 याद रख लो भाई। फिर सर मुझे तो याद होती नहीं है ड्रग, भाई याद नहीं होती तो भाई आपके तो वैसे भी एमसीक्यूज आते हैं, आपको हमारी तरह तो याद करनी पड़ती नहीं है, तो आपके एमसीक्यूज आते हैं तो आप उसमें एमसीक्यूज में लिख के आ सकते हो, तो 10 आती हैं, ठीक है। आगे भी इसका एक रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा तो वहां पर भी इसके बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट ड्रग पढ़ते हैं। तो एक हमारी हो गई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी यही है। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था भाई कफिंग होती है तो किसके कारण होती है, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स क्या करवाते हैं दोस्तों, कफिंग करवाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाईयूरेटिक्स की। ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड जो ड्रग है दोस्तों दैट इज डाईयूरेटिक्स। भाई सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा वाटर इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा ब्लड की अमाउंट बढ़ेगी। अब आपको सर ब्लड और वाटर तो अलग अलग चीज है, अरे भाई ब्लड के अंदर भी तो वाटर का ही तो परसेंटेज होता है ना। अब ब्लड बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड का ही प्रेशर क्या कहलाता है, बीपी कहलाता है। अब डायूरेटिक्स में हम क्या काम करेंगे दोस्तों, बॉडी से वाटर को क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, डायूरेसिस करवा देंगे, यूरिन ज्यादा करवा देंगे। भाई ज्यादा यूरिन कर तू और फ्री हो जा, मस्त रहे, ठीक है। तो उससे होगा।
तो अब यहां पर जो डायूरेटिक्स मेनली बीपी को कम करने के लिए ली जाती हैं, वो दो प्रकार की डायूरेटिक्स ली जाती हैं दोस्तों। एक जो डायूरेटिक हम यूज करते हैं दैट इज थायाजाइड डायूरेटिक, और दूसरी जो डायूरेटिक हम इसके अंदर यूज करते हैं दोस्तों दैट इज लूप डायूरेटिक्स। ऐसे नहीं कह रहा कि मैं दो ही प्रकार की डायूरेटिक्स होती हैं, ध्यान रखना। बीपी को कम करने के लिए थायजाइड जो डायूरेटिक्स है ये मोर प्रेफर्ड होती है किसकी तुलना में, लूप डायूरेटिक्स की तुलना में। ठीक है, लूप डायूरेटिक्स के नाम में ही लूप है, तो किस पे काम करेंगे, ये लूप ऑफ हेनले पे काम करेंगे, लूप ऑफ हेनले। और थायजाइड जो डायूरेटिक्स है दोस्तों इसके नाम में नहीं है, ठीक है, तो ये डीजीटी पे काम करेंगे। कहीं आप जरूर इस पे नाम में, थायजाइड केमिकल है ये, ठीक है, जैसे इसका जो एग्जांपल है उसमें पढ़ते हैं हम हाइड्रोक्लोर थायजाइड या क्लोरथैलिडोन, एक ड्रग हो जाती है। ठीक है, तो ये ड्रग इस पे काम करती है। तो पहला क्वेश्चन तो सीधा बनेगा थायजाइड डायूरेटिक्स किस पे काम करती है और लूप डायूरेटिक्स किस पे काम करती है। जो भी बच्चा हॉस्पिटल के अंदर काम करता है मुझे पक्का विश्वास है उसका कि उसने लूप डायूरेटिक का एग्जाम्पल 100% सुना होगा। तो काम नहीं भी सही से करता ना वो, तो भी उसने ये काम तो जरूर सुना होगा। इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है फ्यूरोसेमाइड। हॉस्पिटल के अंदर ये लेसिक्स के नाम से आता है। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड है वो आता है। ये क्या होता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग होता है ये, लेकिन काम ज्यादा समय तक नहीं करता, इसलिए इसको बीपी के लिए हम थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग तो होता है और शॉर्ट एक्टिंग ये होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट एक्टिंग। ये वाले जो होती है दोस्तों ये होती है वीक होती है लेकिन लॉन्ग एक्टिंग होती है। ये क्या होती है दोस्तों, वीक एंड लॉन्ग एक्टिंग होती है। ठीक है, अब एक इसके भी एग्जांपल लिख लो। थायजाइड है तो इसके नाम में क्या आएगा दोस्तों, थायजाइड आएगा। तो हाइड्रोक्लोरथायजाइड या क्लोरथायजाइड, हाइड्रोक्लोरथायजाइड, क्लोरथायजाइड लिख लो, क्लोरथायजाइड। एक हाइड्रोक्लोरथायजाइड भी आता है, हाइड्रोक्लोरथाया, और इनसे ज्यादा यूज होती है क्लोरथैलिडोन। ठीक है, सब इनसे ज्यादा यूज जो ड्रग होती है दैट इज क्लोर, सी है ये, ई मत कर देना, क्लोरथैलिडोन। ठीक है, इधर लिख देता हूं क्लोरथैलिडोन। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये दिख गई होंगी। ठीक है, इसके बाद में हम इसके साइड इफेक्ट्स और देख लेते हैं दोनों के। यहां पर करना था, कहां, रुको रे, ठीक है, ठीक है, इधर की साइड आपकी थायजाइड डायूरेटिक है, इधर आपकी लूप ऑफ हेनले डायूरेटिक है। एक जो दोनों के अंदर होता है पोटेशियम की क्या होती है दोस्तों, एक्सक्रीशन होता है दोनों में ही। तो दोनों में अगर पोटेशियम का एक्सक्रीशन होगा तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया। अब आप लोगों को मेरे को आज का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 3, कि कौन सी जो डायूरेटिक है दोस्तों पोटेशियम के लेवल को बढ़ाती है। उन डायूरेटिक को हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के नाम से जानते हैं। बस आपको मुझे एग्जांपल बताना है कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का ये एग्जांपल है। ठीक है, सबसे सिंपल वाला बता दो, एस से स्टार्ट होता है वो वाला बता दो। तो दोनों ही ड्रग क्या करवाती है दोस्तों, आपके हाइपोकैलेमिया करवाती है। साथ में थोड़ा सा लूप डायूरेटिक का लिख लो क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये एक तो ऑटोटॉक्सिसिटी भी करवाता है। ठीक है, ऑटोटॉक्सिसिटी भी ये क्या करवाता है दोस्तों, करवाता है। एक मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस करवाता है ये, सिस भी करवाता है बस। ठीक है, ये आप याद कर लो, आपके लिए बहुत है। तो हमने पढ़ लिया, अब डायूरेटिक्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग आती है दोस्तों आपकी सीसी भी आती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एक एग्जाम पे बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि निफेडिपिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेम्पसिया इज ए। ठीक है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, मैंने लिखना भूल गया कौन से एग्जाम में आया था। तो ये क्या है दोस्तों, निफेडिपिन इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। निफेडिपिन क्या है, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अब निफेडिपिन कैसे काम करती है उसके बारे में, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मतलब एक ऐसी ड्रग है जो कैल्शियम की एंट्री को क्या करती है दोस्तों, प्रिवेंट करती है। एक्चुअली में जब जो आर्टरीज हैं या जो ब्लड वेसल्स जो हैं दोस्तों, इनके अंदर जब कैल्शियम क्या करता है, एंटर करता है, तो यहां की पाई जाने वाली जो मसल्स हैं, इन मसल्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, उससे जो बीपी है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम एक काम करते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट कर देते हैं, तो जो बीपी बढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन करवा कौन रहा है, कैल्शियम करवा रहा है। तो इस कैल्शियम की जो एंट्री है इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, बंद कर देते हैं। तो ये ड्रग क्या कहलाएंगे, आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहलाएंगे। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे काम करती हैं दोस्तों, ये प्रिवेंट करती हैं एंट्री ऑफ द कैल्शियम इन ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। उससे क्या होगा अभी बात करते हैं। एंट्री प्रिवेंट द, दिख रहा है नहीं कलर, हाँ ठीक है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू, हार्ट में भी काम करती है, ध्यान रखना, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स।
जब कैल्शियम की एंट्री नहीं हो पाती है ना, तो जो वेसल्स है दोस्तों वो क्या होती हैं, डायलेट भी होती हैं। तो उसके कारण क्या होगा, वेसो डायलेशन। तो इसके कारण क्या देखने को मिलता है दोस्तों, वेसो डायलेशन भी देखने को मिलता है, वेसो डायलेशन भी देखने को मिलता है। इसके जो एग्जांपल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल जरूर याद रखना, ठीक है। डिपीन वाले तो सभी जानते हैं, एम्लोडिपीन, शायद कोई बच्चा नहीं होगा फिर कहूंगा आप सर सब ड्रग में यही कहते हो आप, भाई बहुत कॉमन ड्रग हैं, ठीक है। फ्लूसेमाइड हो गया, एम्लोडिपिन हो गया, टेल्मा हो गया, टेलमिजोसार्टेन है, ये तो ऐसी ड्रग है तो हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उसको पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन, निफेडिपिन, वेरापेमिल एंड डिल्टियाजेम। वेरापेमिल और जो डिल्टियाजेम है दोस्तों, ये मेनली हार्ट के ऊपर काम करती हैं। इसको इसलिए इनको थोड़ा सा हम कम देते हैं बीपी के लिए, है ना। इन ड्रग को हम मेनली बीपी के लिए देते हैं, एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन, निफेडिपिन, इनको हम देते हैं क्योंकि ब्लड वेसल पे काम करती हैं। ब्लड वेसल पे काम करने के कारण इनको हम पेरिफेरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी बोलते हैं। हम किस नाम जानते हैं, पेरिफेरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, ठीक है। इसका एक साइड इफेक्ट है, बस एक साइड इफेक्ट लिख लो, ये हार्ट और ब्लड वेसल्स के ऊपर तो काम करती ही है, साथ में ये जीआई ट्रैक्ट की मसल पे भी काम कर जाती हैं। अब उनके अंदर जब ब्लॉक कर देती हैं ये कैल्शियम की एंट्री को, तो उसके कारण पेरिस्टालसिस मूवमेंट रुक जाता है, कम हो जाता है। तो उसके कारण पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। तो सीसीबी कोजेज कॉन्स्टिपेशन, सीसीबी कोजेज कॉन्स्टिपेशन, ऐसे याद रहेगा सी से। सीसीबी क्या कोज करवाती है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन क्या करवाती है, कोज करवाती है। तो सीसीबी कोजेज कॉन्स्टिपेशन। तो चारों ड्रग मैंने आपको करवा दी है। एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स मैंने आपको पहले करवा दी थी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, थायराइड डाययूरेटिक्स हो गया। एसी इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एक साथ करवाई थी ना, तो इसका एग्जांपल जिसका ड्राई कफ है वो एसी इनहिबिटर है, तो लिख लो ड्राई कफ है, ड्राई कफ है एसी इनहिबिटर का, एसी इनहिबिटर का साइड इफेक्ट है, बस इतना लिख लो, एक लाइन बहुत है, साइड इफेक्ट, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और होंगे शायद इसमें, वो भी देख लेते हैं अगर होंगे तो। देखो ये क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन नॉट बी यूज्ड इन हाइपरटेंशन मैनेजमेंट। कोई एग्जांपल है STIMST, ठीक है, ये एग्जाम का नाम इतना बड़ा है, तो कौन सी ड्रग यूज नहीं करते दोस्तों, तो निफेडिपिन करते हैं, प्रोप्रानोलोल भी करते हैं, रेस्पेरिन बहुत कम करते हैं, लेकिन कुछ केसेस के अंदर करना पड़ता है। ट्रैंक्विलाइजर एक ड्रग होती है ये, ठीक है। प्रोप्रानोलोल जो है मेटा ब्लॉकर है, ये ट्रैंक्विलाइजर है, और निफेडिपिन जो है दोस्तों, सॉरी प्रोप्रानोलोल बीटा ब्लॉकर है, और निफेडिपिन है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और रेस्पेरिन ट्रैंक्विलाइजर, इसको यूज करते हैं। लेकिन डोपामिन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। डोपामिन का तो हम शौक में और यूज करते हैं, बीपी को बढ़ाने के लिए और यूज करते हैं, तो बीपी ज्यादा होने पे नहीं करते इसका यूज, ठीक है। तो इसका आंसर डोपामिन आएगा। When we are giving propranolol, what is the action of this drug, ठीक है। इसमें ऑप्शन में दे रखा था कि भाई क्या काम करती है ये, तो कल मैंने आपको बताया था कि मेटाप्रोलोल देते हैं ना, तो वो हार्ट रेट को क्या करती है दोस्तों, कम करती है। तो ये हार्ट रेट और बीपी को कम करती है, बस हार्ट रेट और बीपी को क्या करती है दोस्तों, कम करती है। उसमें शायद कार्डियक आउटपुट भी दे रखा था कि डिक्रीजिंग हार्ट रेट एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। तो प्रोप्रानोलोल इज ए बीटा ब्लॉकर। इनको इनके बारे में भी पढ़ना है, कोई कैसे इनके बारे में पढ़ा, तो मैंने 9 टाइप के आपको बता रखे हैं, है ना, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, जो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। आप आगे किसमें, आगे मतलब 84 क्लास नंबर 84 एडवांस सीरीज की, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट क्लाइंट रेस्पॉन्स इंडिकेट टू द नर्स दैट ए वैसोडाइलेटर मेडिकेशन इज इफेक्टिव, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो कुछ भी नहीं दे रखा आपको, सीधा बस वैसोडाइलेटर जो मेडिकेशन है ना, भाई कोई भी वेसल्स है वो जब डायलेट करेगी तो वो बीपी को क्या करेगी, कम करेगी। तो आपको ऑप्शन में ये देखना है कि कौन से ऑप्शन के अंदर क्या है दोस्तों, बीपी कम है। लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं आपको वैसोडाइलेटर के बारे में बता देता हूं। वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर एक केमिकल को रिलीज करके दोस्तों अपना काम करते हैं, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो ड्रग होती हैं किस केमिकल के द्वारा काम करवाती है, अपना नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा अपना काम करवाती है, ठीक है। एग्जांपल जरूर याद रख लेना, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, ठीक है। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड एक हाइड्रालेजिन, बस 2 याद रख लो आप, हाइड्रालेजिन। 2017 दिल्ली एम्स के अंदर एग्जाम आया था, उस समय तो नोट सेट नहीं होता था, तो उसमें क्वेश्चन में सीधा पूछा था कि उसने कि भाई कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो हम इमरजेंसी क्राइसिस या इमरजेंसी हाइपरटेंशन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा अगर बीपी बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना, दिस यूज इन इमरजेंसी हाइपरटेंशन।
अब आपसे कोई ये पूछे कि भाई सर इसका साइड इफेक्ट बताओ, अरे भाई जो वैसो डायलेट ही कर देगी तो हो सकता है कि वो वेसल्स को ज्यादा डायलेट कर दे, और अगर ज्यादा डायलेट अगर इसने कर दिया दोस्तों तो ये क्या कोज करवा सकती है, हाइपोटेंशन कोज करवा सकती है। तो इसका एक साइड इफेक्ट क्या होता है इस ड्रग का, हाइपोटेंशन होता है। एक ये जो ड्रग है ना दोस्तों, ये हम कंटिन्यूअसली नहीं दे सकते कि भाई बहुत ज्यादा टाइम तक आपने 72 घंटे से ज्यादा अगर हम ये ड्रग देते हैं ना तो ये साइनाइड पॉइजनिंग करवा देती है, ठीक है। तो कैंट बी गिवन मोर देन 72 आवर्स, 72 आवर्स से ज्यादा हम इसको नहीं दे सकते, नहीं तो ये क्या कोज करवा देती है दोस्तों, आपका साइनाइड पॉइजनिंग करवाती है। और इसको दूर करने के लिए हम हाइड्रोक्सीकोबालामिन यूज करते हैं इसके ट्रीटमेंट में, ठीक है, ये हम यूज करते हैं। दूसरा, ये जो ड्रग है दोस्तों ये बहुत ही मतलब स्लो दी जाती है, तो माइक्रोसोट से देते हैं, और ये लाइट सेंसिटिव है, ठीक है, तो माइक्रोसेट से देते हैं। और एक ये लाइट क्या होती है दोस्तों, सेंसिटिव होती है, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि आने नहीं चाहिए भाई, ऐसे सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो व्हाट क्लाइंट रेस्पॉन्स इंडिकेट टू द नर्स दैट ए वैसोडाइलेटर मेडिकेशन इज इफेक्टिव। भाई कौन सी ऐसी चीज है आपको बताएगी कि वैसोडाइलेटर मेडिकेशन इफेक्टिव है। अब इफेक्टिव का मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि काम क्या कर रही है, हमने क्यों दिया है। हमने ये ड्रग इसलिए दी है दोस्तों ताकि जो बीपी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अब बीपी को अगर हमने इसे कम करने के लिए दिया है तो भाई बीपी कम हो जाए वो ही देखेंगे। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है इसमें पल्स रेट डिक्रीजेज फ्रॉम 110 से 75, भाई पल्स रेट क्या हो गई, कम हो गई। ये पल्स रेट को दोस्तों क्या तो नॉर्मल रखती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर नॉर्मल में रखी तो बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी, कभी भी ध्यान रखना। सेकंड क्या दे रखा है, एब्सेंस ऑफ द एडवेंटियस ब्रीथ साउंड, ब्रीथ साउंड के ऊपर इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं दर्शाती, डजंट इफेक्ट एनी इफेक्ट, इट डजंट शो एनी इफेक्ट ऑन ब्रीथ साउंड। इंक्रीज इन द डेली अमाउंट ऑफ द यूरिन प्रोड्यूस्ड, दिस इज नॉट ए डायूरेटिक, दिस इज नॉट ए डायूरेटिक ड्रग विच इंक्रीज द यूरिन प्रोडक्शन, ठीक है, डायूरेटिक नहीं है ये, इट इज ए वैसोडाइलेटर विच डायलेट द वेसल, एंड व्हेन द वेसल विल बी डायलेट देन बीपी विल रिड्यूस या ड्रॉप डाउन। तो ये भी गलत हो गया। लास्ट जो ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर, कि ब्लड प्रेशर जो है दोस्तों, पहले किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर था 154/90 और ये जो ब्लड प्रेशर 126/72 आ गया। हमने ड्रग क्यों दी थी, बीपी ज्यादा था, बीपी कम आ गया, हमें यही तो देखना था, बस सिंपल सी बात है। तो सिंपल से एक लाइन लिख लो यार, इसमें कुछ नहीं लिखना। देखो वैसोडाइलेटर, एक वैसोडाइलेटर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है, बस इसमें क्या लिखाऊंगा यार। अब ये थोड़ी लिखाऊं कि ये बीपी को कम करती हैं, बीपी को 154/90 से ये 126/72 कर देती हैं, तो ये चीज तो लिखवाने की कोई है नहीं, आपके कोई काम की भी नहीं है कि मैं इसको लिखवा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन भी सेम इसकी जैसे आएगा, देखना। What should the nurse assess to determine if a client is experiencing a therapeutic effect of valsartan? ठीक है, टेलमिसार्टन, वालसार्टन कौन सी ड्रग है बताओ, अभी बताया था। तो ये जो ड्रग है ना दोस्तों, कोई भी क्लाइंट है, अगर आपको देखना है कि भाई वालसार्टन काम कर रही है या नहीं कर रही है, भाई किस लिए दे रहे हो वालसार्टन को, क्या उसको लिपिड को कम करने के लिए दे रहे हो, एपिकल पल्स को चेंज करने के लिए दे रहे हो, यूरिन के आउटपुट के लिए दे रहे हो, क्यों दे रहे हैं हम इसको, ब्लड प्रेशर के लिए दे रहे हैं। तो बस सिंपल सी बात है भाई, ब्लड प्रेशर के लिए दे रहे हो तो ब्लड प्रेशर थेरेप्यूटिक इफेक्ट इसका क्या होगा दोस्तों, ब्लड प्रेशर होगा, बस इसमें ये भी लिख लो सीधा, और क्या लिखना है लिख लो। वालसार्टन एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग है, वेरापेमिल नहीं है ये, कहीं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाला भी वी से शुरू हो रहा है आपको, सर वेरापेमिल है ये, वो मत समझ लेना, ये वालसार्टन है, ठीक है, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन टीचिंग ए क्लाइंट विद हार्ट डिजीज अबाउट कोलेस्ट्रॉल। भाई कोलेस्ट्रॉल के ऊपर आ गया क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल को हर बार बुरा ही माना जाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हमेशा कहता है कि भाई इतना बुरा भी नहीं हूं मैं जितनी तुम लोगों ने मेरी फजीहत कर रखी है। कोलेस्ट्रॉल को गालियां दी जाती हैं कि कोलेस्ट्रॉल जमा कर रखा है बॉडी में, ये कर रखा है, लेकिन दोस्तों अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होना तो ह्यूमन बीइंग का जीना भी मुश्किल है, नहीं जी सकता, बिना कोलेस्ट्रॉल के आदमी जी भी नहीं सकता। जबकि हम हमेशा बस कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेना बंद कर दो, तो भाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर वो डायलॉग नहीं, इतना बुरा नहीं हूं मैं माँ, तो वो है कोलेस्ट्रॉल हमें कह रहा है कि इतना बुरा भी नहीं हूं मैं। कोलेस्ट्रॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए, स्टेरॉइड के फॉर्मेशन के लिए, विटामिन के डी के फॉर्मेशन के लिए,
तो इन सबके लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं है कि आप बस सोच लिया कि भाई कोलेस्ट्रॉल का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, तो वो चीज क्या है दोस्तों, गलत है। पहला ऑप्शन जो दे रखा है कि भाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताना है आपको सही सही बातें, कैन बी फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्स। तो मेनली जो कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों वो एनिमल सोर्स के अंदर ही पाए जाते हैं, प्लांट सोर्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। कोजेज एंड इंक्रीज इन सीरम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, कि भाई ये क्या काम करते हैं, एचडीएल के लेवल को क्या करते हैं दोस्तों, इंक्रीज करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा होता है ना तो एचडीएल का लेवल क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ध्यान रखना एचडीएल उल्टा है, गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है, सबको आता है यार ये चीजें, आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल ये नहीं आते आजकल। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है तो ये उल्टा दे रखा है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज होगा। थर्ड है शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट कॉजेज द डिजीज प्रोसेस। यही है वो बात जो अभी तक कोलेस्ट्रॉल आप लोगों को कह रहा था कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूं मां। भाई ये कह रहा है कि इसको डाइट से हटा ही दो, भाई हटा नहीं सकते हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे लिए दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज ये और ध्यान रखना कि एचडीएल को बढ़ाने के लिए क्या करोगे आप, भाई आपको एचडीएल का बढ़ना अच्छा होता है, एचडीएल का बढ़ना अच्छा होता है, आपको एचडीएल बढ़ाना चाहिए। तो एचडीएल को बढ़ाने के लिए आप दोस्तों एक तो एक्सरसाइज करो और एक विटामिन लो, विटामिन B3 नियासिन, ठीक है। वैसे नियासिन ज्यादातर ली नहीं जाती है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट थोड़े से ज्यादा होते हैं। एक्चुअली में जो नियासिन है वो क्या काम करती है, इचिंग करवा देती है, ठीक है, तो इसलिए हम नियासिन का यूज थोड़ा क्या करते हैं, कम करते हैं। वैसे एक्सरसाइज और नियासिन एचडीएल के लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करती हैं। एलिमिनेट नहीं करना चाहिए दोस्तों अमाउंट को, ठीक है, हमें लेनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन हमें कैसा लेना चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट लेना चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो, ठीक है, अनसैचुरेटेड वाला। तो डिक्रीज एज व्हेन अनसैचुरेटेड फैट आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर सैचुरेटेड फैट, ऐसे ही मतलब कि दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होगा, कम होगा जब हम क्या लेंगे, अनसैचुरेटेड फैट लेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो फैट जो है ना दोस्तों, एनिमल जो फैट होती है ना उनका यूज कम से कम करना चाहिए। फैट जो हम यूज करें तो वो कौन सी करनी चाहिए दोस्तों, में अनसैचुरेटेड जो फैट है वो हमें क्या करनी चाहिए दोस्तों, यूज करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप डाइट में सैचुरेटेड फैट की जगह अगर अनसैचुरेटेड लोगे तो इनका लेवल जो है ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसेंशियल, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि इसेंशियल जो अमीनो एसिड हैं, सॉरी फैटी एसिड हैं, इसेंशियल फैटी एसिड ये कौन से फैटी एसिड होते हैं। तो जो फैटी एसिड हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। फैटी एसिड को दो भागों में बांटते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड भी दो प्रकार के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो ये पॉली अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है ना दोस्तों, दीज आर, जिसमें अंदर आप क्या आता है, लाइनोलिक और लाइनोनेलिक, ठीक है। लाइनोनिक और लाइनोनेनिक जो होते हैं अभी लिखवा दूंगा, वो क्या होते हैं दोस्तों, आपके पॉली अनसैचुरेटेड, एक एरिकिडोनिक, ये तीनों क्या होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। और हमें डाइट के अंदर यूज भी इनका करना चाहिए, सिर्फ इनका, ये भी नहीं करना चाहिए और ये भी नहीं करना चाहिए। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी जो एसिड हैं, दे आर आल्सो नोन एज इसेंशियल फैटी एसिड। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसेंशियल फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। इनके एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखना। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसका एग्जाम्पल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड। अब जिसका नाम में ज्यादा लेटर है वो छोटा है, उल्टा है, ठीक है, और जिसके नाम में कम लेटर है वो बड़ा है। तो ओमेगा 3 जो है वो याद रख लेना लाइनोलेनिक है, लेनिक, और जिसमें ज्यादा है वो छोटा है तो लाइनोलिक। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लाइनोलिक है कौन सा लाइनोलेनिक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इज लाइनोलेनिक और ओमेगा 6 फैटी एसिड इज लाइनोलिक, ठीक है। ओमेगा जो 6 फैटी एसिड है दोस्तों ये मेनली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसका थोड़ा सा सोर्स भी याद रख लेना आप, ठीक है, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम एक तो याद रख लो, सैफलोवर ऑयल याद रखना है, सैफलोवर ऑयल, ठीक है, ज्यादा भी याद नहीं रखो तो सैफलोवर ऑयल, और एक याद रख लो सनफ्लावर, बस दो तो याद रख लो, चलो एक याद रख लो या दो याद रख लो, कम से कम ये तो याद होना ही होना चाहिए आपको, सैफलोवर ऑयल। और ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है दोस्तों ये मेनली प्रेजेंट होता है आपका फ्लैक्स सीड में और सोयाबीन ऑयल में, फ्लैक्स सीड और सोयाबीन ऑयल। आपको पता है इसेंशियल जो फैटी एसिड है ना इसको पहले विटामिन मान लिया गया था और इसे हम विटामिन एप कहते थे, ठीक है, आजकल तो नहीं कहते, पहले से एप कहते थे, ठीक है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर इसका आप याद रखना चाहो तो ओलिक एसिड होता है इसका एग्जांपल, ओलिक एसिड काम का है नहीं, और इसके जो एग्जांपल्स है वो मैं बता ही नहीं सकता। सैचुरेटेड फैटी एसिड इतने सारे एग्जांपल है, मैंने आपको पूरे करवा रखे हैं। आप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में फैटी एसिड में जाके अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड की क्लास है उसमें मैंने सारे लिखा रखे हैं आपको। एरिकिडिक, एरिकिडोनिक नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, एरिकिडिक बोल रहा हूं, एरिकिडिक, ठीक है।
ये एरिकिडोनिक के भी यही है जो एग्जांपल्स है ना, सैफ्लोर ऑयल और सनफ्लावर ऑयल है, ये एरिकिडोनिक के भी हैं, लिखना चाहो तो लिख लेना कि डोनिक के भी एग्जांपल यही, ठीक है। कैप्रोइक एसिड, कैप्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, बहुत सारे पता नहीं कितने ही लिखवा रखे हैं आपको, मैंने पूरे लिखवा रखे हैं ना, तो वो आप उसमें जाके देख लेना। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है भाई पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। तो क्वेश्चन में क्या आएगा कि हमें मेनली डाइट में क्या लेना चाहिए, अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड में पूछे तो कौन सी वाली, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमें डाइट में लेनी चाहिए। तो लिख लो, इसमें लिखो डाइट में कोलेस्ट्रोल को या ऐसे लिखो कम, इसी की तरह लिख लो ना, इस क्वेश्चन की तरह, डिक्रीज व्हेन अनसैचुरेटेड फैट्स आर सब्स्टिट्यूटेड। हाँ लिखो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए मत लिख देना, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डाइट में सैचुरेटेड फैट को अनसैचुरेटेड फैट से अनसैचुरेटेड फैट से रिप्लेस कर देना चाहिए, फैट से रिप्लेस कर देना चाहिए, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट देना चाहिए हमें ज्यादा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान फॉर ए क्लाइंट विद हाइपरलिपिडेमिया हु इज बीइंग डिस्चार्ज्ड विद ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ कोलेस्ट्रामाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो नर्स को देना चाहिए किस क्लाइंट को, जिस क्लाइंट को क्या हो रहा है, हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है। हाइपरलिपिडेमिया का मतलब क्या होगा दोस्तों कि उस क्लाइंट के अंदर, इस क्लाइंट के अंदर क्या है, जो लिपिड है वो ज्यादा हो गए हैं, मेनली एलडीएल जो लिपिड है वो ज्यादा हो गए हैं, या ट्राइग्लिसराइड है वो ज्यादा हो गए हैं, एचडीएल कम हो गया है। तो आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे, आप उसको ड्रग दे रहे हो, एक कौन सी ड्रग दे रहे हो, कोलेस्ट्रामाइन ड्रग दे रहे हो, ठीक है। जब मैंने आपको एमआई का ट्रीटमेंट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि भाई आगे है ना स्टेटिन्स आएंगे, और वो जो स्टेटिन्स जो है मैं आपको वो तब पढ़ाऊंगा जब आगे पढ़ाऊंगा। वहां पर मैंने स्टेटिन्स का सिर्फ आपको एग्जांपल बताया था कि भाई अटोरवास होता है, ये सब जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, सिमवेस्टेटिन है, अटोरवेस्टेटिन है, ये सब मैंने आपको बताए थे। अब यहां पर हम उनके बारे में बात करेंगे, तो लिपिड लोअरिंग जो एजेंट है वो पढ़ते हैं, ठीक है, बाद में इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं यहां पर, तो किस ड्रग के बारे में दे रखा है, सिर्फ कोलेस्ट्रामाइन के बारे में दे रखा है, ध्यान रखना, लेकिन हम और भी ड्रग्स पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं लिपिड लोअरिंग एजेंट्स या लिपिड लोअरिंग ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो मेनली लिपिड को क्या करती हैं, कम करती हैं। और लिपिड में मेनली दोस्तों मैं यहां पर बात कर रहा हूं एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड की, एचडीएल की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो एचडीएल को बढ़ाती हैं, एलडीएल को कम करेंगी, ट्राइग्लिसराइड को क्या करेंगी, कम करेंगी, और एचडीएल को क्या करेंगी दोस्तों, बढ़ाएंगी। पहली कैटेगरी की जो ड्रग है इसमें पढ़ते हैं हम, वो है स्टेटिन्स। क्या है दोस्तों आपकी, स्टेटिन्स जो ड्रग है वो पहली कैटेगरी की ड्रग है। इन्हें हम HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स के नाम से भी जानते हैं। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स के नाम से भी हम जानते हैं। HMG का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। तो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, इसको समझना जरूरी है भाई, सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि ये है क्या। तो इसके लिए हम आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये यहां पर देखो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, ये देखो अच्छे से भाई, एसिटाइल कोएंजाइम से HMG कोएंजाइम ए बना, इस HMG कोएंजाइम ए ने क्या बनाया, मेवालोनेट बनाया, इसके लिए एंजाइम काम में आया, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज काम में आया, फिर इससे ये बना फार्नेसिल, पायरोफॉस्फेट बना, लेनोस्टिरोल बना, ठीक है, ये दो भागों में टूटा, डेस्मोस्टिरोल एंड 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, इससे क्या बना, कोलेस्ट्रॉल बना। तो अब आप लोग डर गए होंगे, आप लोगों को डर लग रहा होगा कि यार सर ने तो मार दिया, हमें इतना थोड़ी पढ़ेंगे। तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं सिर्फ एक लाइन बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये HMG कोएंजाइम ए है, ये फॉर्मेशन करता है किस चीज का, कोलेस्ट्रॉल का। HMG कोएंजाइम ए है, किसका फॉर्मेशन करता है, कोलेस्ट्रॉल का।
जो थोड़ा सा और पढ़ना चाहें बस इसको और याद रख लेना, क्योंकि ताकि ये पता रहे ना कि भाई HMG कोएंजाइम ए डायरेक्टली किसको बंद कर रहा है। सिंपल सी बात ये है कि HMG कोएंजाइम जो ए है दोस्तों वो किसमें, ये HMG कोएंजाइम ए किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मेवालोनेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मेवालोनेट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। जिनको नहीं दिख रहा ये देखो मेवालोनेट, HMG कोएंजाइम ए किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मेवालोनेट में। इसके लिए एक एंजाइम है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज क्या है, एंजाइम है। और ये मेवालोनेट ही आगे जाके क्या बना रहा है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। तो सिंपल सी बात ये है दोस्तों, सिंपल से अगर बात करें तो बात ये है कि आपको इस HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को कर दो इनहिबिट, कि भाई तू काम मत कर। ये कह रहा ठीक है मैं जा रहा हूं छुट्टी, ये गया घर, ये घर गया तो ये बोला कि बंद करो काम बंद करो घर जाओ। HMG कोएंजाइम ए है उससे मेवालोनेट नहीं बनेगा, या सिंपल सी बात कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। तो कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए हमने क्या काम किया, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को क्या कर दिया दोस्तों, इनहिबिट कर दिया। इन ड्रग्स को ही हम किस नाम से जानते हैं, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर या स्टेटिन्स के नाम से जानते हैं। अब इससे भाई ये सारी जो प्रोसेस है ये लीवर के अंदर हो रही है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस किस में हो रही है दोस्तों, लीवर में। अब आप कहोगे कि सर इससे है ना एक चीज नहीं समझ में आई, भाई लीवर के अंदर तो चलो आपने कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोक दिया, लेकिन ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है जो मैं रोज बर्गर खा के खा रही हूं या खा रहा हूं, उसको कैसे कम करोगे, मैं तो बर्गर खाऊंगा ब्लड में बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों कि जो बॉडी है ना वो क्या काम करेगी, उसको कोलेस्ट्रॉल नहीं बन रहा लीवर को। अब लीवर भाई परेशान हो गया, क्योंकि उसको तो कोलेस्ट्रॉल बनाना है। कोलेस्ट्रॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनी थिंग्स इन अवर बॉडी लाइक दैट स्टेरॉइड, सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, आपके विटामिन। तो उन सब के लिए क्या जरूरी है, आपका कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। तो अब लीवर क्या काम करता है दोस्तों, उसको यहां पर कोलेस्ट्रॉल नहीं दिखता तो अब उसको कोलेस्ट्रॉल चाहिएगा। तो ये लीवर ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को उठाएगा, क्योंकि इसको तो बनाने हैं ना भाई ये सब चीजें। तो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल ये उठाता है, तो ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों इसके कारण क्या होगा, कम होगा। तो लीवर जो कोलेस्ट्रॉल है वो कहां से प्राप्त करता है, ब्लड से प्राप्त करता है। तो लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। अभी तो पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा होगा, बाद में फिर ऐसे कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। तो ठीक है, तो लिख लो HMG कोएंजाइम ए, इससे बन रहा है कोलेस्ट्रॉल, या मेवालोनेट लिख लो, चलो पूरा लिख लो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मेवालोनेट, और इससे बन रहा है कोलेस्ट्रॉल। ठीक, अब हम लेंगे HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, तो ये नहीं बनेगा और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो जो लीवर है, लीवर क्या काम करेगा, गेट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड, और ब्लड से भी मेनली क्या लेता है, LDL। तो जो LDL की जो अमाउंट है या कोलेस्ट्रॉल की जो अमाउंट है दोस्तों वो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमें यही तो काम करना है भाई, हमें कोई नया काम तो नहीं करना ना, हमें यही काम करना है। तो बस ये काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या बनेगा दोस्तों, इसके एग्जांपल्स का। भाई इसके एग्जांपल्स जरूर याद रखना, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन वो आप समझ में नहीं आएगा जब तक आप कोलेस्ट्रॉल को समझोगे नहीं एग्जांपल्स के बिना। तो एक तो सबसे ज्यादा आपने मैंने बताया था आपको अटोरवास यूज करते हैं, तो अटोरवेस्टेटिन, ठीक है, एक सिमवेस्टेटिन, ठीक है, अटोरवेस्टेटिन और सिमवेस्टेटिन। एक याद रखना चाहो तो लोवास्टेटिन, ठीक है। तो ये याद रख लो, बस बहुत है, और ज्यादा पढ़ोगे तो भूल जाओगे। तो इस सब में क्या आ रहा है, वेस्टेटिन आ रहा है, इन सब में क्या आ रहा है दोस्तों, वेस्टेटिन आ रहा है। बस इतना याद रख लेना, अगर नहीं याद हो तो वेस्टेटिन याद आप रख लेना, ठीक है। तो वेस्टेटिन इनके अंदर आ रहा है। अब एक चीज देखो आप, ये जो ड्रग है ना, इस ड्रग को कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो चीज क्या है इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि ये जो ड्रग है ना मेनली नाइट टाइम में दी जाती है, ठीक है, मेनली ड्रग क्या दी जाती है, नाइट टाइम में दी जाती है। तो नाइट टाइम में जो देने का जो रीजन है वो ये होता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जो होता है ना वो कब होता है दोस्तों, नाइट टाइम में होता है। तो हमें नाइट टाइम के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन क्या करना है दोस्तों, कम करना है। इसलिए ये ड्रग मेनली क्या दी जाती है, नाइट टाइम के अंदर दी जाती है, ठीक है। लेकिन अटोरवास जो है ना आप वो बिना नाइट टाइम भी दे सकते हो, क्योंकि ये एक लॉन्ग एक्टिंग है, तो ज्यादा लंबे समय तक काम करती है। चाहे दिन में भी दोगे तो लंबे समय तक क्या करती रहेगी, काम करती रहेगी। लेकिन फिर भी आपको जनरल याद रखना है कि भाई ये ड्रग मेनली हम क्या देते हैं दोस्तों, नाइट टाइम के अंदर ये मेनली ये ड्रग हम देते हैं। तो ये आपको क्या रखना है याद। एक ये ड्रग थोड़ी बहुत क्या करवाती है दोस्तों, फोटो सेंसिटिविटी करवाती है, फोटो सेंसिटिविटी, ठीक है।
तो पेशेंट को कहा जाता है कि भाई थोड़ा सा आप लाइट वाइट से, थोड़ा सा धूप से थोड़ा सा कम रहना, ठीक है। तो हल्का फुल्का ये फोटो सेंसिटिविटी करवाती है, तो उसके लिए भी हम पेशेंट को क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें बोलते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा इसमें याद रख लेना। एक इसके अंदर क्या याद रखना है दोस्तों आपको, इसके जो साइड इफेक्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट देख लेना। साइड इफेक्ट के अंदर क्या तो लिखा आएगा ऑप्शन के अंदर, मायोपैथी, मतलब कि जो मसल्स हैं ना दोस्तों उनका ब्रेकडाउन, उनका अफेक्ट कर देता है ये, ठीक है। अगर ये नहीं लिखेगा तो लिखेगा रैप्डोमायोलाइसिस। अगर ये नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा, रैप्डोमायोलाइसिस, मतलब कि जो स्केलेटल जो मसल है उनका जो ब्रेकडाउन है ना दोस्तों वो क्या कर देता है, ये स्टार्ट कर देता है। स्केलेटल जो मसल्स हैं उनका ब्रेकडाउन क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। अब उनके ब्रेकडाउन होने के कारण, जब मसल्स का ब्रेकडाउन होगा, एक तो मायोग्लोबिन है उसका लेवल बढ़ जाएगा, एक मायोग्लोबिन का यूरिन के अंदर जो लेवल है दोस्तों वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है मायोग्लोबिन का यूरिन के अंदर। मसल्स के अंदर ब्रेकडाउन होगा तो मसल्स पेन स्टार्ट हो जाएगा। और एक इसके अंदर दोस्तों ये थोड़ा सा स्किन का भी कलर क्या करता है, चेंज करता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रे ब्रोंज स्किन, ठीक है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना, किसके कारण मसल सॉरी स्किन का भी कलर चेंज हो सकता है। तो ग्रे ब्रोंज जो स्किन है दोस्तों वो कलर क्या होता है, देखने को मिलता है। पहला साइड इफेक्ट हो गया आपका मायोपैथी। इसके अलावा दोस्तों ये जो ड्रग होती है ये लीवर के लिए भी क्या होती है, टॉक्सिक होती है, ठीक है। क्योंकि मेन काम मान लो लीवर में ही कर रही है, तो हिपेटोटॉक्सिसिटी भी क्या कर सकती है, शो करती है। हिपेटोटॉक्सिसिटी भी क्या करती है दोस्तों, ये शो करती है। इस ड्रग को जब हम कभी भी हम जब देते हैं तो ये जो ड्रग है उसको देते समय हम पेशेंट को कहते हैं कि भाई आपको ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रग जब देते हैं तो इंक्रीज रिस्क हो जाता है किसका, ग्लूकोमा एंड कैटरैक्ट का। कैटरैक्ट ग्लूकोमा के रिस्क को बढ़ाती है। इसके अलावा ये डायबिटीज मेलाइटस के रिस्क को भी क्या करती है दोस्तों, इंक्रीज करती है। डायबिटीज मेलाइटस के रिस्क को भी क्या करती है, ये इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये ड्रग है, सिंपल सा दोबारा से देख लो, कुछ नहीं काम कर रही, देखो सिंपल फॉर्म में किस पे काम कर रही है, एचएमजी कोएंजाइम ए को मेवालोनेट से बनने से रोक रही है, और जो मेवालोनेट उसे कोलेस्ट्रॉल बनने से बंद हो रहा है, ठीक है। उसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, जो लीवर है वो कोलेस्ट्रॉल कहां से उठा रहा है, ब्लड से उठा रहा है, एलडीएल का लेवल क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। इसके कुछ एग्जांपल हैं, वो अटोरवास और अटोरवेस्टेटिन और सिम्वेस्टेटिन, ये याद रखना, लोवेस्टेटिन याद रखना चाहो तो रख लेना या मत रखना। दूसरा इसके जो साइड इफेक्ट है, एक साइड इफेक्ट जो इसका है मायोपैथी है या रैप्डोमायोलाइसिस होगा, जिसमें मायोग्लोबिन बढ़ जाएगा, मसल पेन होगा, ग्रे ब्रोंज स्किन होगी, लीवर पे इफेक्ट करेगा, हिपेटोटॉक्सिसिटी करेगा, ग्लूकोमा और कैटरैक्ट के चांसेस को बढ़ाता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना चाहिए। हिपेटोटॉक्सिसिटी हो रहा है दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करवाना चाहिए, जो लीवर फंक्शन जो टेस्ट है वो करवाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाओ, यहाँ पर आप एक तो क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल चेक करवाओ, मायोग्लोबिन लेवल चेक करवाओ, ये आप सभी क्या कर सकते हो, इसमें करवा सकते हो, ठीक है। चलो खत्म बस। दूसरी जो ड्रग है दोस्तों वो पढ़ते हैं। सेकंड जो इसके अंदर जो ड्रग है दोस्तों वो काम करते हैं किसके ऊपर, बाइल एसिड के ऊपर। अब बाइल एसिड के ऊपर जो ड्रग काम करेगी उसे हम बोलेंगे बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट्स। बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट्स, क्या बोलेंगे, बाइल एसिड बाइंडिंग। अभी जो एग्जांपल पढ़ा है वो इसी का एग्जांपल है, कोलेस्ट्रामाइन, जो अभी जो क्वेश्चन पढ़ा था ना वो इसी का एग्जांपल है। कोलेस्ट्रामाइन जो है दोस्तों वो इसी का क्या है, एक एग्जांपल है। तो एक एग्जांपल आप इसको क्या कर लेना, याद कर लेना, कोई ज्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली में क्या होगा दोस्तों, जो बाइल जो एसिड है ना, वो बाइल एसिड, ये है बाइल एसिड के साथ बंधने वाले एजेंट हमारी बॉडी के अंदर। जब जो बाइल एसिड हैं, देखो अभी मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि आपने फूड लिया, आपने क्या लिया, फूड लिया, ये है आपकी ड्यूडिनम। बाइल एसिड होंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, शायद ये बताने की आपको जरूरत है नहीं। जो गोल ब्लैडर है दोस्तों वो फूड के अंदर क्या डालता है, बाइल एसिड डालता है। ये बाइल एसिड है दोस्तों, ये फूड के साथ क्या होता है, बाइंड होता है। ये बाइल एसिड फूड के साथ बाइंड होकर कहां पहुंचता है, आपके ब्लड में पहुंचता है। ब्लड के अंदर क्या काम करेगा ये बाइल एसिड दोस्तों, वापस से इसने काम किया, काम करने के बाद ये वापस से लीवर के पास पहुंच जाएगा और वापस किस में आ जाएगा, गोल ब्लैडर में आ जाएगा। मतलब बाइल एसिड है ना दोस्तों, वो बॉडी में बार बार क्या होता रहता है, यूज होता रहता है। अब इसका जो यूज होना है ना, इसके कारण कोलेस्ट्रॉल क्या नहीं हो पाता, कम नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बार बार यूज हो रहा है, बॉडी से बाहर निकल नहीं रहा। और बाइल एसिड बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट भी क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज होगी। तो हमें क्या काम करना है, हम ऐसी ड्रग देंगे दोस्तों कि जो बाइल एसिड के साथ क्या हो जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी। तो हम बाइल एसिड बाइंडिंग जो एजेंट्स है वो देंगे। अब ये जो ड्रग्स हैं जो हमने दी,
सिंपल सी बात है कि ये बाइल एसिड बार बार यूज होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसको बोलते हैं एंटेरोहिपेटिक साइक्लिंग, मतलब कि इंटेस्टाइन से लीवर में पहुंचा, वापस से इंटेस्टाइन, फिर लीवर, वापस, मतलब रीयूज इसका बहुत ज्यादा होता है, तो बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाता, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या रहता है दोस्तों, बढ़ा हुआ रहता है। अब देखो हम ऐसी ड्रग देंगे दोस्तों जो इन बाइल एसिड को क्या करेंगे, इनका एब्जॉर्प्शन को रोक देंगे, मतलब कि ये बाइल एसिड जो जा रहा है ना, इसके एब्जॉर्प्शन को इसने क्या कर दिया, रोक दिया, और इसको हमारे स्टूल के साथ, फीसेज के साथ बॉडी से क्या कर देगी दोस्तों, आउट कर देगी। अब बाइल एसिड बॉडी से क्या हो गए दोस्तों, आउट हो गए, तो सीधी सी बात है जब बाइल एसिड जो है दोस्तों आउट हो गए, तो हमारी जो बॉडी है वो बाइल एसिड नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है दोस्तों वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाइल एसिड भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, तो लीवर को क्या चाहिएगा, और कोलेस्ट्रॉल बनाना चाहिएगा, तो फिर वही काम जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था। अब बाइल एसिड उसको और बनाना है, बाइल एसिड क्या बनाना है, और बनाना है, क्योंकि बाइल एसिड जो था वो चला गया, अब लीवर को क्या चाहिए, बाइल एसिड चाहिए। अब जब लीवर को बाइल एसिड चाहिए तो वो क्या काम करेगा, ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को उठाएगा, ब्लड से एलडीएल को उठाएगा, और उस एलडीएल को उठाकर दोस्तों बाइल एसिड बनाएगा। तो हम एक काम कर रहे हैं उसका कि वो बाइल एसिड जो है ना दोस्तों, बाइल एसिड जो है उसको बनाने के लिए हम उसका कोलेस्ट्रॉल का क्या करवा रहे हैं, यूज करवा रहे हैं, ठीक है। लिख लो, एक मिनट, चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो अभी काम चल जाएगा, या ऐसे क्या है आपको याद नहीं रहता है, ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में लिखवा देता हूं, लिखो बाइल एसिड यूज रिपीटेडली, ठीक है, बार बार क्या होता है, ये यूज होता रहता है। इसको लिख लो आप चाहो तो, एंटेरोहिपेटिक साइक्लिंग, इसे हम किस नाम जानते हैं, एंटेरोहिपेटिक साइक्लिंग के नाम से जानते हैं। अब ये जो ड्रग्स है दोस्तों, ठीक है, ये जो ड्रग है आपकी बाइल एसिड बाइंडिंग प्रोटीन BABA, ये क्या काम करती है, बाइंड्स विद बाइल एसिड, बाइल एसिड के साथ क्या होती है, बाइंड हो जाती है, बाइंड विद बाइल एसिड। अब जब ये बाइल एसिड के साथ क्या हो जाएंगे दोस्तों, बाइंड हो जाएंगे, तो एक्सक्रीट हो जाएंगे, तो एक्सक्रीट बाय फीसेज, तो फीसेज से क्या होंगी, एक्सक्रीट होंगी, तो बॉडी के अंदर डिक्रीज होगा बाइल एसिड, डिक्रीज्ड बाइल एसिड इन बॉडी के अंदर बाइल एसिड क्या हुआ दोस्तों, डिक्रीज हुआ। अब जब बॉडी के अंदर बाइल एसिड क्या हो गया दोस्तों, डिक्रीज हो गया, तो अब बाइल एसिड का फॉर्मेशन जरूरी है, तो लीवर क्या करेगा दोस्तों, लीवर मेक बाइल एसिड यूजिंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड, उसको तो भाई बाइल एसिड बनाना है बेचारे को, इसको तो काम दे रखा है आपने, तो उससे फिर कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। अब इन सभी चीजों में ना एक चीज देखो आप, इन सब चीजों में क्या हो रहा है दोस्तों, भाई अब आपने बाइल एसिड जो काम कर रहा था उसको तो रोक दिया ना, जब बाइल एसिड का काम ही रोक दिया तो बाइल एसिड फूड का डाइजेशन भी तो करवा रहा है ना, फूड का डाइजेशन तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस ड्रग का एक साइड इफेक्ट याद रखना, इसके अगर जब हम साइड इफेक्ट पढ़ते हैं तो इसका एक साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन। ये ड्रग क्या कोज करवाती है दोस्तों, आपका कॉन्स्टिपेशन कोज करवाती है। तो क्या करोगे आप भाई, कॉन्स्टिपेशन कोज करवाती है तो कॉन्स्टिपेशन को रोकने की कोशिश करोगे, और कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए आप क्या देते हो, आप बताओ, फाइबर और फ्लूइड देते हो, और क्या दोगे, फाइबर्स एंड फ्लूइड्स हम इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, प्रोवाइड करते हैं। कहते हैं कि जो बाइल एसिड जो है ना दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट बताता हूं, बाइल एसिड बाइंडिंग प्रोटीन नहीं कह रहा मैं, बाइल एसिड एलडीएल के लेवल बढ़ाते हैं, एलडीएल के लेवल को तो क्या कर रहे हैं, बाइल एसिड बाइंडिंग जो प्रोटीन है दोस्तों एलडीएल के लेवल को कम कर रहे हैं। बाइल एसिड क्या काम करता है, बाइल एसिड की बात कर रहा हूं, बाइल एसिड बाइंडिंग प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूं, ड्रग की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना ड्रग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बाइल एसिड क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ट्राइग्लिसराइड को कम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड को क्या करते हैं दोस्तों, कम करते हैं। लेकिन जब हमने ये ड्रग दिया तो भाई ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को तो बढ़ेगा ना, क्योंकि तो कम करने वाले थे और ये खुद कम हो गए, तो इसके कारण ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है। तो एक चीज आपने समझी, जिस पेशेंट के अंदर एलडीएल का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये ड्रग हम दे सकते हैं, लेकिन जिस पेशेंट के अंदर पहले से ही ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है उसके अंदर ये ड्रग हम नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड को और ज्यादा बढ़ाएंगे ये ड्रग, तो इसलिए फिर ये ड्रग हम नहीं देते हैं। एक चीज और ध्यान रख लेना कि दीज ड्रग्स ये ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके अंदर, प्रेगनेंसी में एंड चिल्ड्रन के ऊपर, क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, सीधा लिया सीधा इंटेस्टाइन से बाहर, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही ना। तो ये प्रेगनेंसी के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर क्या होती है दोस्तों, आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो थोड़ा सा इनको भी ध्यान रख लेना। ये दो इंपॉर्टेंट हैं,
कुछ और आती हैं जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके है नहीं, अगर फिर भी आप याद रखना चाहो तो बस एक एक लाइन याद रख लेना। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही क्या है दोस्तों, हमारी लिमिट वो सॉरी इंपॉर्टेंट है। अब हम ऐसी ड्रग देखेंगे जो कि क्या काम करती हैं दोस्तों, हमारे जो एब्जॉर्प्शन है उसको रोकने का काम करती हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकने वाली ड्रग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन ब्लॉकर्स, बस नाम याद रख लो कि ऐसी ड्रग है जो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को क्या कर रही है दोस्तों, ब्लॉक कर रही है। आप खा रहे हो डाइट में, ब्लॉक हो रही है। सब सोच रहे हैं सर मुझे भी बता दो, आज ही खा के आता हूं मैं, तो मेरा तो वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, एजेटिमाइब, EZETIMIB, बस नाम याद रख लो और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ो और आगे बढ़ो। कुछ ड्रग्स और होती हैं जैसे फाइब्रेट्स जो ड्रग्स है दोस्तों वो भी यूज करते हैं, बस नाम याद रख लो। ये जो फाइब्रेट्स ड्रग्स है एक्चुअली में क्या काम करती हैं, जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है ना उसके लेवल को बढ़ाती हैं, जिससे ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करती है, कम करती है। तो इंक्रीज लाइपोप्रोटीन लाइपेज। और मेनली ये जो फाइब्रेट्स हैं दोस्तों ट्राइग्लिसराइड के लिए यूज में करते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड को क्या करते हैं दोस्तों, कम करते हैं। बस इतना याद रख लो कि अभी तक ट्राइग्लिसराइड वाली नहीं ली है, मेनली हमने LDL के लिए, जो फाइब्रेट्स हैं ये ट्राइग्लिसराइड को क्या करती हैं दोस्तों, आपके कम करती हैं। एक विटामिन भी आती है, पहले भी बताया था मैंने आपको, नियासिन। तो नियासिन जो है दोस्तों दैट इज विटामिन B3, ये भी क्या करती है दोस्तों, काम करती है। ठीक है, नियासिन जो है वो भी क्या करती है दोस्तों, काम करती है। मेनली नियासिन HDL के लेवल को क्या करती है दोस्तों, बढ़ाती है, LDL के लेवल को कम करती है। मेन ये काम करती है, मेन फंक्शन HDL के लेवल को इंक्रीज करने का होता है, लेकिन इसका यूज कम करते हैं क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट होता है, एक तो ये फ्लशिंग कोज कर देती है चेहरे के ऊपर, और एक क्या करती है, ईचिंग कोज करती है। तो ईचिंग एंड फ्लशिंग होने के कारण जो पेशेंट है वो इसको यूज नहीं करता। तो इसका जो ट्रीटमेंट है अगर ये होता है तो उसके लिए हम जो ड्रग देते हैं वो देते हैं हम एस्पिरिन। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं दोस्तों, एस्पिरिन ड्रग यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इससे, देखना 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो हम आते हैं, कोलेस्ट्रामाइन दे रहे हो आप, कोलेस्ट्रामाइन क्या है, कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, बाबा कैटेगरी की ड्रग है आपकी। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो क्या करोगे, इंक्रीज योर इनटेक ऑफ फाइबर एंड फ्लूइड, ये इसका राइट आंसर। सेकंड क्या रखा है, टेक द मेडिकेशन बिफोर यू गो टू बेड, गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको मेडिकेशन को आप गो टू बेड जाओ तभी लो, तो ये गलत है। ठीक है, सेकंड है चेक योर पल्स बिफोर टेकिंग द मेडिकेशन, पल्स पे कोई इफेक्ट नहीं करती है। ये मेनली स्टेटिन्स के लिए सही है। ठीक है, ये किसके लिए सही है, स्टेटिन्स के लिए सही है ये ड्रग, कि आप इसको कब लो, मेडिकेशन बिफोर यू गो टू बेड। इनको तो भाई आपको जब लेना है तो खाने से पहले लोगे ना, आप जैसे काम कर रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन है वो रुकेगा तभी तो रुकेगा, जो तभी तो बाइंड होगा ये। कॉन्टेक्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ योर स्किन और स्क्लेरा टर्न येलो। ठीक है, कि भाई आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से काम करो। एक्चुअली सोचो कि जब बाइल एसिड कम हो रहा है ना तो जॉइंटिस के चांसेस तो कम होंगे, जबकि इसमें तो ये कह रहा है कि कॉन्टेक्ट करो, तो ये भी गलत है। एक्चुअली में तो ये जॉइंटिस के जो चांसेस है दोस्तों उसको कम करने का काम करता है, ज्यादा नहीं। जॉइंटिस के चांसेस को क्या करता है दोस्तों, ये कम करता है, बढ़ाता नहीं है। ठीक है, 7वें क्वेश्चन के बाद मैं पहले एक क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि मैंने अभी इतना सारा आपको पढ़ाया है तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। ये देखो, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान फॉर ए क्लाइंट हु विल बी टेकिंग सिमवेस्टेटिन। ठीक है, स्टेटिन ड्रग आ गई, HMG कोएंजाइम A इनहिबिटर, क्या है ये ड्रग है, रिडक्टेज इनहिबिटर। विथ अब इसको कौन सी इंस्ट्रक्शन दोगे ऐसे पेशेंट को, अंदर आपको कौन सी इंस्ट्रक्शन आपको ऐसे पेशेंट में देनी है। पहला दे रखा है इंक्रीज द डाइटरी इनटेक ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम से इस ड्रग का कोई लेना देना नहीं होता। सेकंड दे रखा है अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द सन, मैंने आपको कहा था थोड़ा सा फोटो सेंसिटिविटी कोज करवाती है ये, तो आप कहते हैं कि भाई सन एक्सपोजर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। कोलेस्ट्रॉल को फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने वाली ड्रग है ये सिमवेस्टेटिन, आपकी कौन सी कैटेगरी की ड्रग है ये मैंने आपको बता दिया, HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज इनहिबिटर है। ये क्या काम करता है, HMG कोएंजाइम A को चेंज कर देता है मेवालोनेट में, मेवालोनेट जो है वो चेंज होता है किसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल के अंदर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं होता तो जो लीवर है वो कोलेस्ट्रॉल ब्लड का उठाता है और उससे कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है। लेकिन शेड्यूल रेगुलर ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन, मैंने कहा था कि ये जो ड्रग है दोस्तों इसका एक साइड इफेक्ट और होता है, ये ग्लूकोमा और कैटरेक्ट के चांसेस को इंक्रीज करता है, तो ये भी इसका राइट है। टेक द मेडिकेशन एटलीस्ट ए हाफ आवर बिफोर मील, नहीं, ये जो ड्रग है हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों वो कब बनता है,
मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल नाइट टाइम में बनता है, तो एट बेड टाइम ये ड्रग हम लेंगे, एट बेड टाइम लेंगे ड्रग, तो ये गलत है। लास्ट ड्रग का कॉन्टेक्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अभी स्किन बिकम्स ग्रे ब्रोंज, ये बिल्कुल सही है। अगर स्किन जो है दोस्तों ग्रे ब्रोंज हो रही है तो ये मायोपैथी को शो करेगा, ठीक है, रेब्डोमायोलाइसिस को शो करेगा। तो उस कंडीशन में आपको एससीपी को इन्फॉर्म करना क्या है दोस्तों आपका जरूरी है, ठीक है। तो इसमें लिख लो, इसमें आप खुद ही लिख लेना, ठीक है। इसमें लिख लो कि सिमवेस्टेटिन देते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप खुद बना के लिख लेना लैंग्वेज, है ना, एक ये लिख लेना पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 लिख लेना बस, और कुछ ज़्यादा नहीं करना। चलो अब छोटे छोटे दो क्वेश्चंस और बच रहे हैं, हम वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। बीच में कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया ना, कई बार मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसका हिंदी लिखना चाहो तो इसका भी लिख लेना कि जब भी हम किसी पेशेंट को कोलेस्टायरामाइन देते हैं तो उस समय उसका फाइबर और जो फ्लूइड इनटेक है उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, लिख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, डाइट से रिलेटेड है थोड़ा सा। एनक्लेस के अंदर बस डाइट में एक प्रॉब्लम आती है कि ये जो डाइट है ये अंग्रेजों के हिसाब से लिख देते हैं और हम इंडिया वाले ऐसी चीजें खाते नहीं है, कई चीजें ऐसी होती है ना। ए नर्स इज प्रोवाइडिंग डाइटरी इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट विद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एक पेशेंट दोस्तों उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है और नर्स उसको क्या कर रही है, डाइटरी इंस्ट्रक्शन दे रही है। विच डाइटरी सिलेक्शन बाय द क्लाइंट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, मतलब भाई ये चीज नहीं सिलेक्ट करनी है, कौन कौन सी ऐसी डाइट है दोस्तों वो देनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी डाइट है जिसमें फर्दर इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, मतलब आपको ये डाइट आपको नहीं लेनी है। कौन सी डाइट क्लाइंट को नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। विच डाइटरी सिलेक्शन बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स द नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, कौन सी ऐसी डाइट है जो फर्दर इंस्ट्रक्शन को इंडिकेट करती है। देखो पहले होल मिल्क कभी भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, होल मिल्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों होल मिल्क जो है इसके अंदर क्या होता है, फैट होता है, और फैट भी कैसा होता है, सैचुरेटेड फैट होता है। तो ये क्या काम करेगा दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसको चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीजेज उनके चांसेस इंक्रीज होंगे। तो अभी तक मेरा आंसर यही होगा। ओट मिल तो चलो दे सकते हैं लेकिन ये नहीं दे सकते। सेकंड है गार्डन सैलेड विद ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल कम करता है दोस्तों, ध्यान रखना, ऑलिव ऑयल है वो कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कम करता है, तो ये दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूना फिश विद ए स्मॉल एप्पल, ट्यूना फिश के अंदर भी फैट की जो अमाउंट है ना दोस्तों वो बहुत कम होती है, ध्यान रखना, ट्यूना फिश के अंदर फैट की अमाउंट क्या होती है, कम होती है, तो ये भी दे सकते हैं। सोल्यूबल फाइबर सीरल्स विद स्किम मिल्क, अच्छा है, स्किम मिल्क है, फैट होगी नहीं, और सोल्यूबल फाइबर सीरल्स है वो भी, तो यहां पर सबसे बेस्ट जो आंसर वो ए ही होगा, होल मिल्क नहीं देंगे हम क्लाइंट को, ठीक है। ओट मिल्क दे सकते हैं लेकिन होल मिल्क नहीं देंगे, तो क्लाइंट कहेगी मुझे होल मिल्क और ओट मिल लेना है, तो उसको कहोगे नहीं आप नहीं लेना, आपको होल मिल्क आपको नहीं लेना है, ठीक है। होल मिल्क मतलब पूरा दूध, गाढ़ा दूध जिसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, जिसके अंदर पूरा फैट ही फैट है, जो आप जाकर डेयरी में देके आते हो पूरा फैट लेने के लिए, ठीक है, वो वाला दूध, तो होल मिल्क। तो ये आ गया 8। 9वां लास्ट देख लो, ए नर्स आस्क के क्लाइंट, थोड़ा सा इसको वो कर देता हूं जूम, मुझे पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी आप लोगों को देखने में। ए नर्स आस्क के क्लाइंट विद इस्चेमिक हार्ट डिजीज टू आइडेंटिफाई द फूड्स दैट आर मोस्ट इंपोर्टेंट टू रेस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक क्लाइंट दोस्तों, एक नर्स आस्क क्लाइंट को क्या है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, उसको कह रहे हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है द फूड दैट आर मोस्ट इंपोर्टेंट टू रेस्ट्रिक्ट, कि भाई ऐसे फूड को आपको नहीं लेना है, कौन कौन सी फूड आपको नहीं लेना है। द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द डाइटरी इंस्ट्रक्शन व्हेन द क्लाइंट आइडेंटिफाइज द फॉलोइंग फूड, तो क्लाइंट जो है ये फॉलोइंग जो फूड है दोस्तों उसको क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। पहला दे रखा है ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल तो दे सकते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नहीं आएगा। चिकन ब्रोथ नहीं देते, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है चिकन ब्रोथ, भाई मैं नहीं जानता, बट ऐसे कहते हैं कि इसके अंदर जो सोडियम है ना वो ज्यादा होता है, तो हम साल्ट रेस्ट्रिक्टेड जो डाइट है वो देते हैं ज्यादातर, है ना, कम साल्ट की डाइट देते हैं, कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीजेज है उनको ज्यादा इंक्रीज करता है, तो ये सही है। एनरिच्ड होल मिल्क, मैंने अभी आपको बताया था भाई, होल मिल्क जो होता है उसमें सैचुरेटेड फैट क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये नहीं देते, तो होल मिल्क नहीं आएगा, मतलब होल मिल्क आएगा, ये नहीं आएगा। रेड मीट्स सच एज बीफ, नहीं, रेड मीट्स बीफ जो है इनके अंदर भी क्या आता है दोस्तों, ज्यादा अमाउंट में होता है, तो ये भी हमें नहीं देना है। वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, भाई दे सकते हैं, अच्छी चीज है वेजिटेबल होल ग्रेन्स, तो ये दे सकते हैं। लीवर एंड अदर ग्लैंडुलर ऑर्गन मीट, भाई लीवर जब कोलेस्ट्रॉल बना रहा है तो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल इसी में होगा ना, तो क्यों दोगे ये, तो ये नहीं देंगे हम, ठीक है, ये भी नहीं देंगे, तो ये चीजें हम नहीं देते हैं। बी सी डी और एफ इसके क्या हो जाएंगे राइट आंसर। और 10वां मैंने आपको पहले करवा दिया है, तो एक बार थोड़ा सा इसमें लिख लो, इस वाले में लिख लो, होल मिल्क
होल मिल्क में, मुझे पता है आप लोग चले जाते हो छोड़कर मुझे बीच में, होल मिल्क में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट, बट मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा बस, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट, या ऐसे लिख लो सैचुरेटेड फैट की अमाउंट, फैट की अमाउंट ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस को बढ़ाती है, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस को इंक्रीज करती है। ठीक है, इधर लिखो, देखो देखो, फॉलोइंग फूड, फॉलोइंग फूड, फॉलोइंग फूड इस्चेमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट को नहीं देना चाहिए, या कोरोनरी हार्ट डिजीज के पेशेंट को, इस्चेमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। ठीक है, नहीं देनी चाहिए, तो ये नहीं देनी चाहिए। और इस ये मैंने आपको लिखवाई दिया था, इसका इधर हो गया। तो ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी। मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। कई बार तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो भाई स्टॉकिंग्स के क्वेश्चंस आएंगे तो उनको तो मैं क्या ही समझाऊं, लेकिन आज अच्छे क्वेश्चंस आए थे, हमने अच्छे से इनके बारे में डिस्कस किया है। और आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी शुरू करो। जिस बेचारे का जो फ्री रह गया है, तो वो वापस से मेहनत करो। देखो, स्टार्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि भाई आप छोड़कर चले गए, बस एक बार हो गया, एक बार बस छूट गई तो दोबारा बैठना ही नहीं है बस में मुझे, तो वैसा तो होता नहीं है। हम और भी ज़्यादा स्पीड से जाएंगे, ठीक है। हम गाड़ी लेंगे और तेज़ भागेंगे, हम बुलेट ट्रेन लेंगे, मेट्रो लेंगे, हम बस से भी आगे जाएंगे, भीड़ से परे हट के। तो वापस से स्टार्ट हो जाओ। और जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, जिनका प्री हो गया है, तो वो मेंस के लिए पढ़ो। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहो। सभी लोगों को इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।